इस कहानी की शुरुआत एक स्कूल से होती है जहाँ पे एक बच्चा सो रहा होता है। वहीं पे हम एक टीचर को देखते हैं जो उस बच्चे को उठा रहा होता है। उसी वक्त हमें ये पता चलता है कि उस बच्चे का नाम लूसेन होता है। हम उस टीचर को देखते हैं जो कि लूसेन लूसेन चिल्ला रहा होता है। लूसेन उठते हुए कहता है, आखिरकार यहाँ पे हो क्या रहा है। लूसेन को देखकर बाकी बच्चे जोर जोर से हंसने लगते हैं। टीचर बड़े आराम से कहता है, लूसेन तुम क्लास में फिर से सो रहे हो, जरा तुम अपने आप को देखो। अब फाइनल एग्जाम आने में केवल 200 दिन ही बच गए हैं और तुम कोई भी मेहनत फिर भी नहीं कर रहे हो। तुम क्लास में केवल सोने के लिए ही आते हो। अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम तो केवल कंस्ट्रक्शन वर्कर ही बन के रह जाओगे। यहाँ तक कि उस काम में भी तुमको जल्द से कोई हायर नहीं करेगा। क्या तुम जानते हो कि लोएस्ट कंस्ट्रक्शन वर्कर बनने के लिए कितना अच्छा हेल्थ स्टेटस चाहिए। लूसेन एकदम से घबराते हुए कहता है, हाँ मुझे पता है, उसमें 0.8% हेल्थ स्टेटस चाहिए। टीचर कहता है, क्या तुम वो पूरा कर पाओगे। क्लास का सभी बच्चा मजाकिया तौर पे कहने लगता है, टीचर आप लूसेन को फोर्स मत कीजिए, बस उसे सोने दीजिए। दूसरा कहता है, टीचर इसने बिल्कुल सही कहा है, इसका हेल्थ स्टेटस तो अभी 0.7% ही है, ये सोने के अलावा आखिर कर भी क्या सकता है। टीचर अपने मन में सोचने लगता है कि ये अपना हेल्थ स्टेटस बढ़ाने के लिए कोई मेहनत भी नहीं कर रहा है। यह कहकर टीचर क्लास को डिसमिस कर देता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे एक लड़का आता है जिसका नाम क्यूमिंग होता है, जो कि लूसेन का दोस्त होता है। वो कहता है, लूसेन क्या तुम्हें फिर से बुरे सपने आए हैं। तभी हम लूसेन का सीन देखते हैं जो अपने मन में सोचने लगता है, जब मैं सपना देखता हूँ तो वहाँ पे सिर्फ रेगिस्तान होता है और वहाँ पे बहुत सारे हड्डियों के ढांचे होते हैं। वहाँ पे मॉन्स्टर के अलावा और कोई नहीं होता है। लूसेन का दोस्त बोलता है, तुम मुझे उस चीज के बारे में याद मत दिलाओ। उस सपने की वजह से मेरा मेंटल स्टेटस बहुत ज्यादा नीचे गिर गया है, जिस वजह से मेरा हेल्थ स्टेटस 0.2% नीचे गिर गया है। मैंने बहुत सारा मेडिसिन लिया और मैंने खुद को बहुत ज्यादा ट्रेन किया, तब जाके मैं अपने खोए हुए स्टेटस को रिकवर कर पाया। क्यूमिंग कहता है, अब इस सब के बारे में सोचने से कोई फायदा नहीं है, तुम्हारा हेल्थ स्टेटस तो मुझसे भी कम है, हम लोग तो बस एक कॉमन सा इंसान है। क्यूमिंग कहने लगता है, लूसेन चलो चल के हम लोग कोई गेम खेलते हैं। लूसेन कहता है, नहीं आज मेरा मूड अच्छा नहीं है, मैं बस घर जा रहा हूँ। क्यूमिंग कहता है, तुम इतनी जल्दी घर क्यों जा रहे हो, तुम तो ऐसे नहीं थे, चलो चल के साथ में कोई गेम खेलते हैं जहाँ पे हम लोग कुछ ड्रिंक करेंगे और कंप्यूटर पे बैठ के समय बिताएंगे। लूसेन कहता है, मैं सच में नहीं जाने वाला हूँ, मैं बस घर जाके सोना चाहता हूँ। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे कोई दूसरा बच्चा आ जाता है और क्यूमिन को बुलाने लगता है। क्यूमिन कहता है, लूसेन ठीक है तुम घर जाओ, मैं खेलने के लिए जा रहा हूँ। अगला सीन हम सड़क का देखते हैं जहाँ पे क्यूमिन कह रहा होता है, मैं ये सोचा भी नहीं था कि मैं दूसरी दुनिया में फिर से जन्म लूंगा और मुझे अब भी अपने फाइनल एग्जाम के बारे में चिंता करना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता था कि मैं जब पिछली दुनिया में था और इस दुनिया में दोबारा जब से मैं जिंदा हुआ हूँ, मुझे इन दोनों दुनिया में थोड़ा भी अंतर नहीं लग रहा है। लेकिन इस दुनिया के लोग मार्शल आर्ट सीखते हैं जो कि खुद को ताकतवर बनाकर मॉन्स्टर से लड़ते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे एक लेडी सामने से आती हुई कहती है, सामने से हटो, और वो बहुत भारी सामान अपने सर पे उठाए होती है। वो लेडी कहती है, तुम बीच सड़क पे खड़े होके क्या कर रहे हो। लूसेन उसे देखकर चौंकते हुए कहता है, ये तो बहुत ज्यादा ताकतवर है, मैं इन लोगों की तरह कब बनूंगा। अगला सीन हम लूसेन के घर का देखते हैं जहाँ पे लूसेन अपने माता पिता के पास आता है। लूसेन को देखकर उसके पिता बोलते हैं, क्या तुम भूखे हो। लूसेन की माँ कहती है, ठीक है मैं अभी जाकर के डिनर तैयार करती हूँ, तुम्हें बस थोड़ा सा इंतजार करना होगा, तुम्हारी छोटी बहन भी घर आती ही होगी। तभी लूसेन कहता है, डैड आप अब खुद के लिए कुछ दवाइयाँ क्यों नहीं ले लेते हैं। मैंने सुना है कि वो दवाई लेने से आपका दर्द कम हो जाता है और आपके शरीर में बहुत सारा ताकत आ जाती है, जिसकी वजह से आपके कमर का दर्द भी ठीक हो जाएगा। मेरे क्लासमेट के घर पे ही एक ऐसा दवा है, मैंने सुना है कि वो दवाई बहुत अच्छी तरह से काम करता है। तभी लूसेन का डैड कहता है, नहीं मुझे किसी तरह का कोई तकलीफ नहीं है, बस मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम है जो कि उम्र होने की वजह से हो रहा है। तुम तो जानते ही हो कि तुम्हारे डैड स्टील की तरह स्ट्रॉन्ग है, इस तरह के प्रॉब्लम मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और वो कहते हैं कि लूसेन मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ। और उसके फादर उस गिफ्ट को टेबल पर रखते हुए कहता है कि देखो मैंने तुम्हारे लिए हेल्थ रिकवर पाउडर लाया हूँ, क्या तुम इसे देखकर सरप्राइज नहीं हुए। तभी उसकी माँ बोलती है, मेरे पति क्या ये हेल्थ रिकवर पाउडर $20,000 का है, मैंने इसका एडवर्टाइजमेंट कुछ दिन पहले ही टीवी पे देखा था, आप तो सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग है। मैंने सुना है कि इस टाइप की दवा स्कूल के बच्चों के लिए बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। लूसेन की माँ आगे कहती है, मेरे सुपरवाइजर ने घर ले जाने के लिए मुझे कुछ मीट दिया था, चलो चलकर हम लोग उस मीट के साथ सेलिब्रेशन करते हैं। लूसेन की माँ कहती है, लूसेन तुम्हारा हेल्थ स्टेटस अभी कैसा है, क्या तुम अपना हेल्थ स्टेटस 0.84 से आगे बढ़ा पाओगे। तुम्हारी सिस्टर ने भी अपना हेल्थ स्टेटस 0.9% को पा लिया है। अब हमारे पास एक सिर्फ तुम ही हो जिसके बारे में हम लोग को चिंता करना है। मैंने आज एक न्यूज देखा है, उसमें हायर ऑफिसर्स प्लानिंग कर रहे हैं कि वे लोग हायर स्कूल के रिसोर्स को कुछ कट कर रहे हैं। तभी लूसेन कहता है, हाँ माँ मैं ये बात को जानता हूँ। और लूसेन अपने कमरे में जाते हुए कहता है, मुझे अभी और भी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। और तभी हम देखते हैं कि मार्शल आर्ट की एक टेक्निक
का वो एक्सरसाइज करने लगता है। वो कहता है इस दुनिया में मार्शल आर्ट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है और मार्शल आर्ट के जो अलायंस है उसने सभी को ये रिकमेंड किया है 24 बॉडी रिकंस्ट्रक्शन टेक्निक सभी बिगिनर इसको प्रैक्टिस करें। ये एंशिएंट टेक्निक पे बेस्ड है। यहाँ पे जितने भी जूडो, कराटे, मार्शल आर्ट के टेक्निक है ये सब मार्शल अलायंस के मास्टर द्वारा ही दिए जाते हैं। इन सब का इस्तेमाल करके मार्शल आर्ट के जितने बिगिनर अपना अच्छा अलायंस बनाते हैं, अच्छा फाउंडेशन बनाते हैं और उन्हीं में से मैं एक हूँ जो प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ये दुनिया 300 साल पहले पूरी तरह से बदल गई थी। इस दुनिया में जमीन में और आसमान में दोनों में अचानक से दरारें पड़ने लगी है और उस दरार के अंदर से बहुत सारे खतरनाक मॉन्स्टर बाहर आने लगे हैं, जिसकी वजह से हमारे दुनिया का हिस्ट्री पूरी तरह से चेंज हो गया है। उन मॉन्स्टरों पे हमारे जितने भी एडवांस वेपन्स है वो कोई भी काम नहीं कर रहा था। लेकिन अचानक से इंसानों ने इस दुनिया में एक नई सी ताकत इजाद किया है जिसे लोग जेनेटिक लॉक कहते हैं और इसका इस्तेमाल करके ये लोग बहुत ज्यादा ताकतवर बन गए और जैसे जैसे समय बढ़ता गया वैसे वैसे सारे लोग इस ताकत को बढ़ाते चले गए। तब जाके इंसानों ने मार्शल आर्ट की नई दुनिया में कदम रखा और मॉन्स्टर के साथ लड़ते लड़ते हम लोगों ने इस चीज को अपनी जिंदगी का एक हिस्सा बना लिया। हालांकि इंसान अभी बहुत ज्यादा डिसएडवांटेज में थे। हालांकि हर रोज मॉन्स्टर के द्वारा कोई न कोई शहर बर्बाद कर दिया जाता था और इंसान उस वक्त लगातार हार रहे थे। तभी उस समय मार्शल अलायंस बना और तभी हम देखते हैं कि मार्शल अलायंस के एक लीडर भाषण दे रहे होते हैं जो कि ये कह रहे थे कि तुम एक न आराम करने वाले दुनिया में जन्म लिए हो। तुम्हें इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम लोग को अपने कंधे पे उठानी होगी। तुम्हें इंसानियत को बचाने के लिए मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करनी ही होगी ताकि हमारे मार्शल आर्ट का लेजेसी बना रहे। इधर हम देखते हैं कि लुशियन प्रैक्टिस करके थक गया होता है और वो अपने मन में सोच रहा होता है मैंने बॉडी रिकंस्ट्रक्शन का टेक्निक का 3 सेट पूरा कर लिया है लेकिन मेरा हेल्थ स्टेटस बिल्कुल भी अभी चेंज नहीं हुआ है। मेरी छोटी बॉडी का हेल्थ स्टेटस 0.9 हो गया है लेकिन मेरे हेल्थ स्टेटस में अभी कुछ भी बदलाव नहीं हुआ है और ये सब उस नाइट मेयर की वजह से हो रहा है। मॉम डैड मेरे लिए हर रोज नए नए मेडिसिन लाते हैं, यहाँ तक कि गॉड ने भी मुझे दोबारा चांस दिया है इस दुनिया में फिर से जिंदा करके, लेकिन इन सब चीज का क्या फायदा हुआ? कुछ भी नहीं। तभी लुशियन उठता है और कहता है नहीं, मुझे हार नहीं माननी है। मैंने अभी 3 बार ही उसका प्रैक्टिस किया हूँ, मुझे अभी 4 बार 5 बार 6 बार जब तक मैं अपने गोल को अचीव न कर लूँ तब तक मुझे प्रैक्टिस करती रहनी है। तभी हम देखते हैं कि लुशियन अचानक से बेहोश हो जाता है और जब वो अपनी आंखों को खोलता है तो वो देखता है कि वो बहुत डरावने वाली जगह पे पड़ा होता है। वो घबराते हुए कहता है ये तो वही जगह है जो अपने सपनों में देखा करता था। तभी लुशियन अपने गालों को खींचते हुए कहता है कि मुझे क्या हो गया? क्या मैं फिर से सो गया हूँ? क्या मैं अभी नहीं उठ पा रहा हूँ? तभी हम देखते हैं कि लुशियन के पीछे कोई होता है और वो चीज लुशियन पे हमला कर देता है, लेकिन लुशियन उसके हमला को किसी तरह से रोक लिया होता है। लुशियन उस चीज को देख करके कहता है ये तो ज़ॉम्बीज है और वो कहने लगता है सपने में तुम्हें इन सब चीजों से बच के निकल गया था, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं अभी इसके द्वारा पकड़ लिया गया हूँ। और हम देखते हैं कि लुशियन को ज़ॉम्बी को रोकने में बहुत परेशानी हो रही होती है। तभी हम देखते हैं कि लुशियन उसे अपने लातों से मारकर दूर फेंक देता है और वो कहता है कि मैं अभी मार्शल आर्टिस्ट नहीं बना हूँ, लेकिन मैं आधा तो मार्शल आर्ट के बारे में जान ही गया हूँ। तभी हम देखते हैं कि लुशियन एक बड़ा सा पत्थर लेकर उस ज़ॉम्बी का थोबड़ा तोड़ देता है और वो खुशी से कहता है आखिरकार मैंने इस ज़ॉम्बी को मार ही दिया। एक ज़ॉम्बीज का सबसे बड़ा कमजोर हिस्सा उसका सर होता है। तभी हम देखते हैं कि उस ज़ॉम्बीज में से एक एनर्जी निकल के लुशियन के शरीर में जाने लगता है। ये देखकर लुशियन कहता है ये सब क्या हो रहा है और तभी वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तभी हम देखते हैं कि उस ज़ॉम्बीज की यादें लुशियन के दिमागों में घूमने लगता है। ज़ॉम्बीज के उस सभी यादों को देखकर लुशियन कहता है ये सब क्या था? जब वो इंसान जिंदा था क्या ये उसकी यादें थी? उसके मरने के बाद उसकी मेमोरी मेरे पास क्यों चली आई? आखिरकार यहाँ पे हो क्या रहा है? तभी हम देखते हैं कि एक और ज़ॉम्बी लुशियन पे पीछे से हमला कर देता है, लेकिन इस बार लुशियन तेजी से ज़ॉम्बी का सर धड़ से अलग कर देता है। उसके बाद लुशियन कहता है आखिरकार यहाँ पे भी हुआ क्या है? क्या ये सब मैंने किया है? मैं इतना स्ट्रॉन्ग कब से बन गया हूँ? तभी हम देखते हैं कि लुशियन ने जो दूसरे ज़ॉम्बी का मार था उसका भी मेमोरी निकल के उसके अंदर चला जाता है। एनर्जी निकल के लुशियन के अंदर जाने लगता है। लुशियन अपने मन में सोचता है मुझे ऐसा लग रहा है कि इन लोगों की ताकतें मेरे बॉडी में एंटर कर रही है। क्या ये सारी ताकतें उन ज़ॉम्बीज की है जिसे मैंने मारा है? क्या इस ज़ॉम्बीज को मारने से उसके मेमोरी नहीं बल्कि उसकी पावर भी मिल जा रही है? लुशियन कहता है मुझे इन सभी चीजों पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा है। उनके पूरी जिंदगी का एक्सपीरियंस मुझे एक पल में ऐसे ही मिल गया। क्या ये सब नेचर के लॉ के खिलाफ नहीं है? लुशियन कहता है हाँ हो भी सकता है, आखिर ये एक सपना ही तो है, लेकिन मुझे ये सब चीजें इतनी रियलिस्टिक क्यों फील हो रहा है? तभी हम देखते हैं कि दूसरे ज़ॉम्बीज के एनर्जी लुशियन ने जो लिया होता है उसकी वजह से उसका मेमोरी लुशियन के पास आने लगता है। लुशियन कहता है इस मेमोरी के आधार पे यहाँ पे एक आर्मी बेस होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उस आर्मी बेस को खोजना होगा, उसके बाद मैं अपने सपनों की सच्चाई के बारे में पता कर पाऊंगा। लुशियन कहता है इस बार मेमोरी पावर को एब्जॉर्ब करने से मुझे किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे लड़ने की क्षमता बढ़ गई है। मैं और भी ज्यादा ताकतवर महसूस कर रहा हूँ और उन ज़ॉम्बीज़ की मेमोरी मेरे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे अचानक से कुछ होने लगता है और लुशियन वहीं पे गिर के बेहोश हो जाता है। हम देखते हैं कि वो अपने घर पे अचानक से उठ जाता है और वो कहता है आखिर कौन है जो मुझे आवाज दे रहा है? तभी हम
देखते हैं उसकी बहन कह रही होती है, लूशन तुम जल्दी से बाहर आओ, अभी खाने का समय हो गया है, तुम अपने रूम में कब तक लेजी बन के बैठे रहोगे। तभी हम देखते हैं कि लूशन अपना दरवाजा खोलता और कहता है, क्वीन ही तुम्हें क्या हुआ है। तभी भी वहाँ पे हमने ऑफिशियली लूशन की छोटी बहन से इंट्रोड्यूस कराया था, जहाँ पे उसका नाम लू क्वीन ही होता है। लू क्वीन ही कह रही होती है कि तुम मुझसे अब ये मत कहना कि तुम पूरे समय सो ही रहे थे। तभी लूशन कहता है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या था। क्वीन ही वहाँ से जाते हुए कहती है, अब तुम जग गए हो तो यहाँ जल्दी से आओ, मॉम और डैड को ज्यादा इंतजार मत करवाना। इधर हम क्वीन ही को देखते हैं जो अपने मन में सोच रही होती है कि आखिरकार इससे इतना मसल्स गेन कैसे कर लिया है। मुझे तो इसे देखने में ऐसा लग रहा है कि ये सच में बहुत ज्यादा वर्कआउट कर रहा है। लूशन कहता है, ठीक है मैं जल्दी से वहाँ पे आ रहा हूँ। और वो अपने मन में सोचने लगता है कि क्वीन ही जब छोटी थी तो वो हमेशा मेरे साथ रहती थी और मेरे साथ खेलती थी, लेकिन जब हम लोग स्कूल में साथ में गए तो उसे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, तो फिर उसके बाद मेरे तरफ से उसका पूरा एटीट्यूड चेंज हो गया। इसमें सरप्राइज होने की कोई बात नहीं है। उसका हेल्थ स्टेटस अभी 1 है और उसका कॉम्बैट एबिलिटी कम से कम 100 होगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो जल्दी से मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी में चली जाएगी। क्वीन ही तो सच में एक जीनियस है। और रही मेरी बात तो मैं उसके लिए तो एक बेकार सा भाई हूँ। तभी वो जैसे ही अपना शर्ट उठाकर आईने में देखता है वो शॉक्ड होते हुए कहता है, मैंने इतना मसल्स कब गेन कर लिया और मुझे तो अभी कोई कमजोरी भी महसूस नहीं हो रही है। हालांकि मैं अभी सो के उठा हूँ, मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं बिल्कुल तरोताजा हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने सपने जो भी ज़ॉम्बीज़ की मेमोरी को पाया था वो सारी बातें मुझे अब भी याद है। और मुझे तो ऐसा भी लग रहा है कि मैं अभी थोड़ा स्ट्रांग हूँ। क्या ऐसा हो सकता है कि मैंने जो ताकतें सपने में पाई वो मेरे पास रियलिटी में भी हो? क्या मैं अपने सपनों के जरिए ताकतवर बन सकता हूँ? तभी हम देखते हैं कि लूशन खाने के टेबल पे पहुँच जाता है और अभी भी वो यही सोच रहा होता है कि ये तो मुझे परियों की कहानी की तरह ही लग रहा है। और हम देखते हैं कि लूशन धनाधन खाया जा रहा होता है और वो कह रहा होता है, क्या मॉम के खाना बनाने का टेक्निक और भी इम्प्रूव हो गया है? ये सारे डिश मुझे इतनी टेस्टी क्यों लग रहे हैं? ये सब इतनी टेस्टी है कि मैं खुद को इन सभी को खाने से रोक नहीं पा रहा हूँ। तभी हम देखते हैं कि लूशन कह रहा होता है कि मुझे एक और कटोरी खाना खाना चाहिए। और तभी सभी लोग लूशन का चेहरा सम्मिलित होकर देख रहे होते हैं और तभी हम देखते हैं कि वो सारे खाने को समाप्त कर चुका होता है। लूशन कहता है, ठीक है मेरा पेट तो अब भर चुका है। और वो अपने मन में सोचने लगता है कि ये सब आखिर हो क्या रहा है, मैं कब से इतना खाना खाने लग गया हूँ। तभी लूशन का पिता बोलता है, तुमने अभी क्या कहा? और वो उससे कटोरा लेते हुए कहता है कि हम तुम्हें घर से भूखा नहीं जाने देंगे। और तभी वो अपनी पत्नी से कहता है, जाओ जाकर लूशन के लिए कुछ और खाना बना दो। और वो अपने बेटे से कहता है, इस उम्र में लड़की को बिल्कुल तुम्हारे जैसे ही होने चाहिए, तुम्हें तो और भी खाना खाना चाहिए, मैं तुम्हारे लिए कल और भी ज्यादा टॉनिक ला दूंगा। यही वो वक्त है जहाँ पे तुम अपना हेल्थ स्टेटस को बढ़ा सकते हो, तुम्हें इस समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि क्वीन ही कहती है, ये 18 साल का लड़का पहले ही हो गया है और लास्ट टाइम जब इसने अपना चेकअप कराया था तो मुझे याद है कि इसका हेल्थ स्टेटस 0.8 था। तभी उसके पिता क्वीन पे गुस्सा करते हुए कहते हैं, तुम अपना बकवास बंद करो, मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी और स्पेशल मार्शल आर्ट ऑफ यूनिवर्सिटी में बहुत बड़ा डिफरेंस है। तभी हम देखते हैं कि लूशन अपने मन में सोच रहा होता है कि वह सपने देखने से ही मेरा हेल्थ स्टेटस बढ़ गया है। क्या ये सब मेरे लिए एक सपने की तरह है? मुझे जल्दी से अपने ताकत को टेस्ट करना होगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि लूशन एक जूडो क्लब में जाता है और वो अपने मन में सोचता है, इस जूडो क्लब का मास्टर हॉन्ग चैन है और इस फैमिली में ये बॉक्सिंग टेक्निक बहुत ज्यादा स्पेशल है और ये बाह्य सिटी का टॉप 10 मार्शल आर्ट है और इसके जो लीडर हॉन्ग चैन है वो 4 ब्लैक बेल्ट मास्टर है और वो रैंक 4 के मार्शल आर्ट है। तभी हमें ये बताया जाता है कि जो मार्शल आर्ट रैंक 1 के होते हैं उसका हेल्थ स्टेटस 1.5 होता है और उसका कॉम्बैट पावर 150 होता है और जो दूसरे रैंक का मार्शल आर्टिस्ट होता है उसका हेल्थ स्टेटस 15 होता है और उसका कॉम्बैट पावर 1500 होता है। रैंक और रैंक 2 के बीच में बहुत ज्यादा ताकतों का डिफरेंस है और रैंक 3 के मार्शल आर्ट का हेल्थ स्टेटस 100 होता है और उसका कॉम्बैट पावर तो 10,000 से ऊपर होता है और रैंक 4 के मार्शल आर्टिस्ट सिर्फ वही हो पाते हैं जिसका हेल्थ स्टेटस 200 के पार होता है और उसका कॉम्बैट एबिलिटी 1 लाख के ऊपर होता है। ये सब चीज सोच करके लूशन घबरा रहा होता है और वो कह रहा होता है कि जो रैंक 1 के मार्शल आर्टिस्ट बन जाते हैं सोसाइटी में उसकी बहुत ज्यादा इज्जत होती है और जो सबसे ऊंचे हाईएस्ट रैंक के जो मार्शल आर्टिस्ट होते हैं उसे तो सुपरमैन कहा जाता है। और वो बोर्ड पे कुछ कागजों को देखते हुए कहता है, उस स्कूल के फीस को ही देख लो, इसमें केवल अमीर घर के बच्चे ही अफोर्ड कर पाएंगे। अगर क्वीन ही अकेले होती तो मेरे परिवार वाले इस स्कूल में उसे अफोर्ड कर पाते। लूशन कहता है, ठीक है अब इन सब चीजों को छोड़ो, मैंने अपने सपने में जो ज़ॉम्बीज़ के पावर को ऑब्जर्व किया है अब उस पावर को टेस्ट करने का समय आ गया है, मुझे अभी इस स्कूल में जाने की जरूरत नहीं है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे एक रिसेप्शनिस्ट आती है और कहती है, आपका हॉन्ग चैन जूडो में स्वागत है, क्या आप यहाँ पे मार्शल आर्ट क्लास के लिए रजिस्ट्रेशन कराने आए हैं? लूशन कहता है, नहीं, मैं तो यहाँ पे अपना हेल्थ पावर और कॉम्बैट स्टेटस चेक करने आया हूँ। वो रिसेप्शनिस्ट अपने मन में सोचती है, इसके पास तो कोई पर्सनल इंस्ट्रक्शन भी नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कोई अमीर खानदान से नहीं है। तभी वो रिसेप्शनिस्ट लूशन को रूम नंबर 8 में जाने को कहती है और वो कहती है कि वहाँ पे एक मशीन है जहाँ पर तुम अपने हेल्थ पावर और स्टेटस को चेक
चेक कर सकते हो। और वो कहती है क्या आपको जरूरत है कि मैं आपको वहाँ तक छोड़ दूँ? लुशियन कहता है नहीं, मुझे ये सब पता है कि वैसे वर्क कैसे करता है। अगले सीन में लुशियन को हम एक रूम में एक मशीन के पास खड़े देखते हैं। वो कहता है ठीक है, मैं सबसे पहले अपने हेल्थ स्टेटस को चेक करता हूँ। और यह कह करके वो अपने हाथ को एक मशीन पे रख देता है। तभी हमें लुशियन का हेल्थ स्टेटस पता चलता है जो कि 0.9 होता है। ये देखकर लुशियन बहुत खुश भी हो रहा होता है, घबरा भी रहा होता है। वो कह रहा होता है मेरा हेल्थ स्टेटस तो सच में बढ़ गया है, बस मेरे 1 घंटे सपने देखने की वजह से मेरा 0.2% स्टेटस बढ़ गया है। ये किस तरह का कंट्रीब्यूशन पावर है? और वो अपने मन में सोचने लगता है कि मैं तो अपनी छोटी बहन के लगभग बराबर हो गया हूँ। वो एक जीनियस है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं मार्शल आर्ट के रास्ते में बहुत ज्यादा आगे जाऊंगा। लुशियन कहता है ठीक है, मैं अपने कॉम्बैट पावर को चेक करता हूँ। और उस मशीन पे जोर से मारते हुए अपने मन में सोचता है उन ज़ॉम्बी से जो भी मुझे एक्सपीरियंस और कॉम्बैट टेक्निक मिला है वो सब अभी मेरे दिमाग में है और मैं अभी उसी का इस्तेमाल कर रहा हूँ। और तभी हम देखते हैं कि लुशियन के जोर से मारने की वजह से वो मशीन भी वाइब्रेट करने लगती है। और तभी हमें पता चलता है कि लुशियन का कॉम्बैट पावर 113 होता है। ये देखकर लुशियन एकदम से घबराने लगता है और वो कहता है क्या मेरा कॉम्बैट पावर इतना बढ़ गया है? मेरा हेल्थ टेस्ट तो थोड़ा सा ही बढ़ा है, क्या ये सच है? क्या मैं सच में एक मार्शल आर्टिस्ट बन गया हूँ? और वो अपने मन में सोचने लगता है कि मैं तो केवल 1 घंटे ही सोया हूँ, मेरा हेल्थ स्टेटस और कॉम्बैट पावर उससे इतना बढ़ गया है। क्या होगा अगर मैं 8 घंटे 9 घंटे इसके लिए लगातार सोऊं तो? या फिर मैं पूरा दिन और पूरी रात सोया रह जाऊँ तो? अगले सीन हम रात का देखते हैं जहाँ पर लुशियन अपने बेड पे पड़ा होता है और हम देखते हैं उसे नींद ही नहीं आ रही होती है। ये देखकर लुशियन गुस्सा करने लगता है और कहता है मैं सो क्यों नहीं पा रहा हूँ? जब मैं सोना चाहता हूँ तो मैं सो ही नहीं पा रहा हूँ, और पहले तो मैं क्लास में भी सो जाता था। आखिरकार ये सब मेरी जिंदगी में हो क्या रहा है? तभी लुशियन कहता है ओह अभी तो 9 ही बजे हैं, मेरे सोने के लिए शायद ये समय बहुत जल्दी है। अच्छा ठीक है, मैं अभी जाता हूँ फिर से वर्कआउट करता हूँ। वर्कआउट करके जब मैं थक जाऊंगा तो मैं खुद ही सो जाऊंगा। और हम देखते हैं कि लुशियन प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है और वो ज़ॉम्बी से जो भी मेमोरी गेन किया था वो ठीक उसी तरह से प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। लुशियन अपने मन में सोचता है मैं स्कूल के दिए हुए टेक्निक का जब मैं प्रैक्टिस कर रहा था अब मुझे जाकर पता चला कि मैं कहाँ पे गलती कर रहा था, और ये सब उस ज़ॉम्बी के कारण हुआ है। उन लोग की मेमोरी में बहुत ज्यादा टेक्निक है और ये ज़ॉम्बी इस टेक्निकों को तब सीखा होगा जब वे लोग जिंदा रहे होंगे। अगले सीन में हम देखते हैं कि लुशियन प्रैक्टिस कर रहा होता है और वो कह रहा होता है कि मैंने ये प्रैक्टिस 200 बार पूरा कर लिया है। जैसे जैसे मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ वैसे ही मुझे लग रहा है कि मेरा ताकत और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तभी लुशियन कहता है कि ये मेरी बॉडी प्रैक्टिस ट्रेनिंग की वजह से नहीं हो रहा है, बल्कि सपने में जो मुझे एनर्जी मिली थी और उन लोगों की यादों में जो ट्रेनिंग थी ये सब उन लोगों की वजह से हो रहा है। ये तो बहुत अमेजिंग है। इस सब की वजह से मेरा 1 साल का ट्रेनिंग बहुत जल्दी पूरा हो गया है। नहीं, ये 1 साल के नहीं बल्कि मैं इसे कुछ साल का ट्रेनिंग कह सकता हूँ और मैं इसके रिजल्ट से बहुत ज्यादा खुश हूँ। और जो असली खजाना है वो मेरे सपनों में गड़ा हुआ है। तभी हम देखते हैं कि लुशियन को प्रैक्टिस करने की वजह से बहुत जोरों की भूख लग जाती है। वो अपने मन में सोचता है कि इससे पहले मुझे इतनी जोर की भूख कभी नहीं लगी थी, मैं तो भूख की वजह से खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ। क्या ये सब मेरे बॉडी का ज्यादा शक्तिशाली होने की वजह से हो रहा है? क्या ये मेरे एनर्जी को और ज्यादा कंज्यूम कर रहा है ताकि ये मेरे बॉडी को मेंटेन कर सके? तभी लुशियन बताने लगता है कि रेगुलर फूड मुझे अब और ज्यादा न्यूट्रिशन नहीं दे पा रहा है, मुझे उससे कुछ एक्स्ट्रा चाहिए। और वो न्यूट्रिशन कोई दवा या कोई जड़ी बूटी हो सकती है, लेकिन मेरे घर का जो भी करंट इनकम है उसके वजह से मैं किसी और एक्स्ट्रा चीज को अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरी ताकत बढ़ाने की क्षमता घट जाएगी। सबसे पहले मुझे पैसा कमाना शुरू करना होगा। तो ठीक है, मैं स्कूल के परफॉर्मेंस रिवार्ड को ले सकता हूँ, जैसे कि स्कॉलरशिप होता है। अगर मैं ठीक से ध्यान करूँ तो बाही नाम का जो स्टूडेंट था उसे 10,000 रुपए मिले थे और उसे फर्स्ट ग्रेड की सर्टिफिकेट भी मिली थी। अगर मैं उसे पाना चाहता हूँ तो मुझे अपने टैलेंट और एबिलिटी को उन लोग के सामने रखना होगा। अगला सीन हम जिम के मेंस लॉकर का देखते हैं। हम देखते हैं कि वहीं पे उसका फ्रेंड क्यूमिंग होता है और वो कहता है कि ये कितना अजीब है, टीचर ने तो हमारे पेपर को भी चेक नहीं किया है। ये मेरे लिए बहुत लंबा समय हो गया है कि मैंने अब तक कोई कॉम्बैट प्रैक्टिस नहीं की है। तभी हम लुशियन के बॉडी को देखते हैं जिसका 6 पैक ऐप साफ साफ दिख रहा होता है। ये देखकर क्यूमिंग कहता है तुम कमीने लुशियन, तुमने आखिरकार ये ऐप्स किधर से बनाए? यहाँ पे तो अभी कुछ ही दिन हुए हैं लेकिन तुम तो बहुत ज्यादा चेंज हो गए हो, मुझे तुम्हें पहचान भी नहीं आ रहे हो। लुशियन कहता है ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं हर समय प्रैक्टिस करता हूँ। अब तो मेरे बाल भी थोड़े बढ़ गए हैं, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि इसे जाकर कटवाना होगा। क्यूमिंग कहता है मैं पक्का तुमसे शर्त लगा सकता हूँ कि तुम बस लड़कियों का अटेंशन पाना चाहते हो, तुम इतना मेहनत केवल आज के कॉम्बैट प्रैक्टिस के लिए नहीं कर सकते हो। लुशियन कहता है तुम लोग मुझे अपने तरह मत समझो, एग्जाम बहुत जल्दी आने वाली है, मैं तुम लोग को यही सजेशन करूंगा कि तुम लोग भी जाकर एग्जाम की तैयारी करो। तभी वो दोनों जाते हुए कहता है अब यही मौका है मेरे लिए शो अप करने का।
अगला सीन हम स्पोर्ट जिम के हॉल का देखते हैं, जहाँ पे हम एक नए शख्स को देखते हैं जिसका नाम इंस्ट्रक्टर जॉन जेंग वो होता है। वो प्रैक्टिकल कॉम्बैट का मास्टर होता है। वो कहता है ठीक है, आज हम लोग बेसिक को फिर से रिवीजन करने वाले हैं, जिसके बारे में आज हम लोग क्लास में बात करेंगे। तभी क्यूमिंग कहता है मैंने सुना है कि मिस्टर जॉन्ग एक रैंक 2 के मार्शल आर्टिस्ट है, और मैंने तो ये भी सुना है कि इन्होंने युद्ध के मैदान पे बिस्ट के साथ सही में लड़ाई की है। तुम लोग ध्यान से इनके चेहरे और हाथों पे जख्म के निशानों को देखो। लू शान अपने मन में सोचने लगता है क्या रैंक 2 का मार्शल आर्टिस्ट, लेकिन अगर मैं देखूं इनका टेक्निक तो बहुत ज्यादा सिंपल है और इसे इन लोगों ने अच्छी तरह से अब तक सीखा भी नहीं है। यही सब चीज तो मैंने अपने सपनों से ऑब्जर्व किया है, लेकिन मैंने इन लोगों से अच्छे से तरीके से खुद से सीख ली है। तभी हम देखते हैं कि मिस्टर जॉन्ग सबको अच्छे तरीके से सिखा रहे होते हैं और वो कहते हैं ठीक है, आज के लिए हम लोग बस इतना ही प्रैक्टिस करेंगे। फिर वो एक बच्चे को बुलाते हैं जिसका नाम यांग यिफी होता है। मास्टर कहता है तुम यहाँ पे आओ, जो मैंने तुम्हें डेमोन्स्ट्रेशन सिखाया है वो करके तुम सबको दिखाओ। यांग कहता है ठीक है मास्टर, मैं सब कुछ समझ गया। उसके बाद वो टीचर के पास आने लगता है। उसे देखकर सारी लड़कियां कह रही होती है ये फिर तो बहुत ज्यादा हैंडसम है और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी लग रहा है। दूसरी लड़की कहती है अपने क्लास में कोई भी इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहा है। ये सुनकर क्वीमिंग कहता है ये फिर से यहाँ आ गया है, ये हमेशा यहाँ पे आ जाता है और सभी लोगों का ध्यान अपने तरफ खींच लेता है। वो हैंडसम होने के साथ बहुत ज्यादा अमीर भी है। ये हम लोगों के साथ फेयर नहीं है और अमीर होने की वजह से तो इसे बहुत अच्छा पिल्स मिला है, जिसके वजह से इसका हेल्थ रेट 1.2 है और इसी वजह से ये हमारे टीचर्स लोगों का फेवरेट बना रहता है। और हम देखते हैं कि मास्टर और ये फिर दोनों युद्ध कला का अभ्यास स्टार्ट कर देते हैं। क्यूमिन अब भी मन में सोच रहा है कि हम कॉमन लोग कैसे इन लोग के बराबर हो सकते हैं। लूशियन अपने मन में सोचने लगता है अगर मैं खुद को अपने आप को कुछ दिन पहले देखूं तो क्यूमिन जो कह रहा है मैं उससे एग्री था, लेकिन अभी मैं सभी के सर को अपने हाथों से पकड़ सकता हूँ। इधर हम देखते हैं कि उन दोनों का डेमोन्स्ट्रेशन खत्म हो जाता है। मिस्टर जॉन कहते हैं तुम्हारा परफॉर्मेंस तो बुरा नहीं है, लेकिन तुम्हें खुद को बैलेंस करने में कुछ दिक्कतें आ रही है। अगली बार मैं तुम्हें और भी ज्यादा इंस्ट्रक्शन दूंगा कि कैसे तुम्हें अपने मूवमेंट को करेक्ट करना है। तुम्हारे सामने तुम्हारा एक बड़ा सा ब्राइट फ्यूचर है। टीचर कहता है ठीक है, मैं अभी कुछ और स्टूडेंट को बुलाता हूँ ताकि वो तुम्हारे साथ प्रैक्टिस कर सके। यिफी कहता है मास्टर आपको इंस्ट्रक्शन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और यिफी अपने मन में सोचता है अगर मैं सही हूँ तो तुम तो बस एक मामूली सा इंस्ट्रक्टर हो जो कि एक लो रैंक के मार्शल आर्टिस्ट हो। मेरे फैमिली से तो तुम्हारा कंपेयर भी नहीं किया जा सकता है और हाँ, मेरे पास अपना एक अच्छा फ्यूचर है। तभी हम देखते हैं कि वो मास्टर कहता है क्या कोई है जो यिफी के साथ प्रैक्टिस करना चाहेगा। तभी हम देखते हैं कि ये सुनते ही सभी लोग घबराने लगते हैं। क्यूमिंग कहता है कि यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है जो इस लड़के से लड़ सके, वो हम लोगों का मजाक बना रहा है। मास्टर अपने मन में सोचता है कि ऐसा हर समय होता है कि सारे स्टूडेंट इस लड़के से प्रैक्टिस करने के लिए मना कर देते हैं। ये सब बस बेवकूफों का एक झुंड है। ये सब कैसे उम्मीद कर रहे हैं कि मैं इन लोग का टीचर बनूं। स्कूल तो बस इन लोग को एक बेसिक ट्रेनिंग देती है, लेकिन जब ये लोग मिलिट्री में ज्वाइन होंगे तो वहाँ पे बस में एक सामान ढोने वाले आर्मी बन के रह जाएंगे। और यिफी को देखकर ये लोग कहते हैं कि ये मेरा फेवरेट स्टूडेंट है, लेकिन ये और दूसरे चीज के बारे में नहीं सोचते हैं। यिफी के अलावा यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है जो इतना पावरफुल हो। क्या कोई ऐसा है? तभी वो लूशियन को देखता है और लूशियन को देख करके घबराने लग जाता है और वो कहता है कि इस बच्चे की आंख तो मुझे ही घूर रही है और इसका आंख तो ठीक वैसा ही है जैसा इसने बहुत ज्यादा ट्रेनिंग कर ली हो। तभी टीचर कहता है ठीक है, तुम खड़े हो जाओ और यहाँ पे आ जाओ। लूशियन कहता है ठीक है। लूशियन की बात सुनकर टीचर अपने मन में सोचता है मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मेरे क्लास में इसके जैसा भी स्टूडेंट है। क्यूमिंग लूशियन को जाने से रोकने लगता है और कहता है लूशियन मेरी बात सुनो, हम लोगों का एग्जाम जल्द ही आने वाला है, तो तुम इस प्रैक्टिस से चोटिल मत हो जाना। तुम्हें अपने प्राइड के लिए इसे हारने की कोई जरूरत नहीं है। लूशियन कहता है तुम चिंता मत करो, मैंने तुमसे पहले ही कहा है कि मैंने बहुत ट्रेनिंग की है। और वो यह कह करके टीचर के पास वो जाने लगता है। मास्टर कहता है ठीक है, मैं तुम लोग को इससे पहले कुछ बताना चाहता हूँ। मैं तुम लोग को बस 10 मिनट का समय दे रहा हूँ और याद रखना कि इसमें कोई एक दूसरे को चोट नहीं पहुँचाएगा। और आगे हम देखते हैं कि यिफी और लूशियन एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं। मास्टर कहते हैं पावर का टेस्ट अब स्टार्ट होता है। तभी मास्टर लूशियन को देखकर अपने मन में सोचते हैं इसके चेहरे पे तो थोड़ा सा भी डर नहीं लग रहा है और वो अपने आप को एकदम कूल रखे हुआ है। मैंने अब तक इसी क्लास में नोटिस क्यों नहीं किया है। तभी मास्टर पूछते हैं लूशियन तुम्हारा हेल्थ स्टेटस क्या है। लास्ट टाइम जब मैंने अपना हेल्थ स्टेटस चेक किया था तब वो 0.8 था। मास्टर अपने मन में सोचने लगते हैं 0.8 ये तो बहुत ज्यादा कम है, लेकिन देखने में तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है। क्या मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा हूँ। मास्टर कहते हैं ठीक है, तुम जरा अपने आप का ख्याल रखना क्योंकि ये कॉम्बैट टेस्ट हो रहा है तो तुम इसमें जख्मी हो सकते हो। और दोनों को फाइट स्टार्ट करने को कहते हैं। यिफी कहता है लूशियन क्या तुम लड़ने के लिए तैयार हो? तुम्हें तो ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। अगर तुम गिरने लगोगे तो तुम्हें उसे हाथ से नहीं रोकना है, नहीं तो तुम्हारा हाथ टूट जाएगा और नहीं तो तुम्हारे बॉल पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ेगा। तुम्हें बस अपने शरीर के
अंदरूनी हिस्से को बचाना है, खास करके अपने खोपड़ी को। लूशियन अपना पोजीशन लेते हुए कहता है, मुझे ये सब याद दिलाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब तैयार हूँ, तुम किसी भी समय मेरे पे हमला कर सकते हो। तभी हम देखते हैं कि यूफी लूशियन पे अचानक से हमला करने लगता है और हमला करते हुए अपने मन में सोचता है, लूशियन क्या तुम जानते हो कि फाइटिंग में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है? सबसे ज्यादा जरूरी होता है दूरियों को कंट्रोल करना और दुश्मनों को मूवमेंट को एब्जॉर्ब करना। तब जाकर तुम उसके अटैक को काउंटर अटैक कर सकते हो। उसके बाद तुम्हें सही तरीके से डिफेंस बैलेंस करना होगा। उसके बाद तुम्हें हालात को अपने फेवर में करना होगा। उसके बाद तुम्हें अपने दुश्मनों की ताकत को आंकना होगा। ये सारी चीज समझ जाने के बाद तब जाके तुम अपने दुश्मनों पे बहुत बड़ा हमला कर सकते हो। और इन सभी चीजों को वैक्लिटी कहते हैं, जिसमें स्पीड और पावर आता है। वो लूशियन पे और ज्यादा प्रहार करते हुए कहता है, ये मैच तो एक तरफा डिसाइड था कि जीत हमेशा मजबूत पक्ष की होती है और तुम्हारे जैसे लोग हमेशा हार के शर्मिंदा होते हैं। तभी हम देखते हैं कि लूशियन उसके हमले से बच जाता है और यूफी पर एक जोरदार घूसा लगाता है, जिसके वजह से वो बहुत दूर जाके गिरता है। उसे ऐसे पड़ा हुआ देख सारे स्टूडेंट घबराने लगते हैं और मास्टर उसे जाकर के उठाते हैं और देख के घबराने लगते हैं। सभी बच्चे ये देख कर कहने लगते हैं, क्या लूशियन ने बस उसे एक पंच में ही गिरा दिया? दूसरा आदमी कहता है, लूशियन ने तो यूफी को एक ही पंच में हवा में उड़ा दिया। यूफी का ऐसा हालत देख करके लूशियन भी घबराने लगता है। हम देखते हैं कि सभी लोग ये देखकर कह रहे होते हैं कि आखिरकार यहाँ पे क्या हुआ है, आखिरकार लूशियन ने यूफी को एक ही पंच में कैसे हरा दिया है। मास्टर कहते हैं, तुम लोग ने यहाँ पर क्यों भीड़ लगा रखे हो? जल्दी से जगह को खाली करो, जल्दी से जाओ एक मेडिकल टीम को बुला करके लाओ। अगले सीन में हम देखते हैं कि यूफी को स्टेशन पे लिटा करके ले जाया जा रहा होता है। तभी लूशियन मास्टर के पास घबराते हुए आता है और कहता है, मास्टर जॉन आप मुझे माफ कर दीजिए, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, मैं अपने ताकतों पे कंट्रोल नहीं कर पाया। मास्टर कहते हैं, कॉम्बैट प्रैक्टिस में जख्मी होना आम बात है, तुम चिंता मत करो, उसका इंजरी इतना भी सीरियस नहीं है, तुम मेरे साथ ऑफिस में आओ, मुझे तुमसे कुछ और भी डिस्कशन करनी है। लूशियन कहता है, ठीक है मास्टर, और वो टीचर के साथ जाते हुए कहता है, क्यूमिंग मैं मास्टर जॉन के साथ ऑफिस में जा रहा हूँ, जो हमारा अगला क्लास है उसके बारे में टीचर को इन्फॉर्म कर देना। तभी हम क्यूमिंग को देखते हैं जो कि ये सब देखकर एकदम शॉक होता है। सभी बच्चे ये कह रहे होते हैं, ओ माय गॉड, क्या लूशियन ने किसी तरह का ड्रग्स लिया है? वो इतना पावरफुल कब बन गया है? उसने बस एक ही पंच में यूफी का हालत खराब कर दिया है। दूसरा बच्चा कह रहा होता है, क्या ये वही लूशियन है जिसे हम लोग जानते हैं? यूफी का हेल्थ स्टेटस 1.2 है और वो लूशियन के सामने एक सेकेंड भी नहीं आ पाया। लूशियन का हेल्थ स्टेटस आखिर कितना बढ़ गया है? अगले सीन में हम लूशियन को मास्टर के ऑफिस में देखते हैं। वो एक पेड़ को देखते हुए कहता है, ये तो बोनसाई है, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मास्टर के ऐसे हॉबी होंगे। मास्टर कहते हैं, हाँ बस ये मेरा एक छोटा सा हॉबी है, हालांकि सबका अपना अपना एक सीक्रेट होता है, क्या तुम इससे एग्री करते हो? स्टूडेंट लूशियन जिसका हेल्थ स्टेटस 0.8 है, वो कैसे 1.2 वाले को हरा सकता है? तभी लूशियन कहता है, मास्टर ये बात तो आप खुद से बोल रहे हैं, मैंने तो ये कहा था कि जब मैं पिछली बार टेस्ट किया था तभी मेरा हेल्थ स्टेटस 0.8 था। मास्टर कहते हैं, तुमने किसी तरह का ड्रग्स का इस्तेमाल तो नहीं किया है जो कि तुम्हारे हेल्थ स्टेटस को फोर्सफुली बढ़ा देता है? तुम्हें पता होना चाहिए कि ऐसा ड्रग्स लेने से स्कूल में मना किया गया है। ये ड्रग्स तुम्हारे बॉडी के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है। अगर हम लोग को किसी तरह से ये पता चला तो तुम्हारे लिए ये केवल वार्निंग नहीं होगी। ये सुनकर लूशियन घबराने लगता है और कहता है, कौन सा ड्रग्स और कैसा ड्रग्स? मैंने किसी तरह का कोई ड्रग्स नहीं लिया है, मैं कसम खाए कहता हूँ कि मैंने किसी तरह का इलीगल ड्रग्स को नहीं यूज किया है। तभी मास्टर एक गोला निकालते हुए कहता है, ठीक है, अगर ऐसी बात है तो चलो चल के मैं तुम्हारा हेल्थ स्टेटस एक बार और चेक करता हूँ। अगर तुमने किसी तरह का ड्रग्स इस्तेमाल नहीं किया है तो तुम्हारा हेल्थ स्टेटस बिल्कुल सही होगा, लेकिन अगर तुमने इस्तेमाल किया है तो तुम्हारा हेल्थ स्टेटस अनस्टेबल होगा और ये सब चीज बहुत आसानी से पता चल जाएगा। उसके बाद मैं तुम्हारा स्ट्रेंथ चेक करूंगा, अगर तुम्हारा हेल्थ और स्ट्रेंथ स्टेटस ठीक होगा तब तुम बेगुनाह साबित हो जाओगे। और हम देखते हैं कि लूशियन उस गोले पे हाथ रख देता है और जैसे ही वो उस गोले पे हाथ रखता है उससे बहुत ज्यादा एनर्जी निकलने लगती है और मास्टर जैसे ही लूशियन का हेल्थ स्टेटस देखता है वो एकदम से शॉक्ड हो जाता है और वो कहते हैं, क्या तुम्हारा हेल्थ स्टेटस तो 1.5 है? और मास्टर अपने मन में सोचने लगते हैं, अगर इसका हेल्थ स्टेटस 1.5 है तो ये ऑफिशियली एक मार्शल आर्टिस्ट बन गया है। एक मार्शल आर्टिस्ट, वो भी 18 साल के ही उम्र में। ऐसा तो हमारे स्कूल में कभी नहीं हुआ था। हमारे स्कूल में क्या, ऐसा तो पूरे व्हाइट लेक सिटी में भी नहीं हुआ है। ये तो बहुत जीनियस है। और हम देखते हैं कि वो अपना स्ट्रेंथ चेक करने के लिए एक मशीन पे मारता है और वो मशीन टूट जाता है। वो इतना जोर से मारता है कि वो मशीन बेंसाई पेड़ को तोड़ते हुए दीवार से जा टकराता है। वो पेड़ को टूटा हुआ देख मास्टर रोने लगते हैं। तभी लूशियन घबराते हुए उस मशीन को दीवार से निकालता है और कहता है, मास्टर आप मुझे माफ कर देना, मैंने ये सब जानबूझ के नहीं किया हूँ। हम देखते हैं कि मास्टर अब उस पेड़ को पकड़ के रो रहे होते हैं और वो अपने मन में सोच रहे होते हैं कि ये जो स्ट्रेंथ चेक करने वाला
वाला मशीन है ये स्पेशली स्टूडेंट के इस्तेमाल करने के लिए है। ये तो कम से कम एक मार्शल आर्टिस्ट के ताकत को सही पाता, लेकिन इस बच्चे का जो ताकत है ये तो रैंक 1 के मार्शल आर्टिस्ट को भी पार कर चुका है। अगले सीन हम देखते हैं कि मास्टर और लूशियन एक दूसरे के आमने सामने बैठे होते हैं और वो कहते हैं कि तुमने मुझे अभी कहा है कि पिछली बार जब तुमने अपना हेल्थ स्टेटस चेक किया था तो वो 0.8 था, तो पिछली बार कितने दिन पहले तुमने हेल्थ स्टेटस चेक किया था? लूशियन कहता है नहीं, जब मुझे कुछ असाइनमेंट मिला था तभी मैंने चेक किया था। यह सुनकर मास्टर घबराने लगते हैं और कहते हैं वो असाइनमेंट तो आधे महीने ही पहले मिला था। तुम मुझसे ये कहना चाहते हो कि केवल आधे महीने के ही अंदर में तुम्हारा हेल्थ स्टेटस 0.8 से एक ऑफिशियल मार्शल आर्टिस्ट के वैल्यू से भी आगे निकल गया है? क्या तुम किसी नोबल फैमिली के बच्चे हो? क्या तुम्हें ये मार्शल आर्ट कोई ग्रैंड मास्टर सिखा रहे हैं? लूशियन कहता है नहीं, मैं तो बस एक ऑर्डिनरी फैमिली से हूँ और मैं किसी ग्रैंड मास्टर से नहीं सीख रहा हूँ। और रही मेरी हेल्थ स्टेटस का लगातार बढ़ने की बात, तो वो बस एक सीक्रेट है। मास्टर घबराते हुए अपने मन में सोचते हैं कि ये बस आधे महीने में ये अपने हेल्थ स्टेटस को डबल करने के करीब में है और इसका जो कॉम्बैट स्ट्रेंथ है वो तो रैंक 1 के मास्टर को भी पार कर चुका है। जब मैं स्कूल में था तो मेरा रिजल्ट अच्छा था, मैंने बहुत साल कड़ी मेहनत की, उसके बाद जाकर मैं रैंक 2 का मार्शल आर्टिस्ट बन पाया हूँ और मैं मिलिट्री में भर्ती ले ली। उसके बाद मैं लड़ाई में चला गया। उसके बाद मुझे कुछ सच का पता चला कि उन मॉन्स्टरों को हराना एक नॉर्मल इंसान के लिए नामुमकिन है। उन लोगों की ताकतों के सामने इंसान तो बस एक कीड़े के समान है। बस वही लोग उस मॉन्स्टर के साथ लड़ सकते हैं जिसका पावर बहुत ज्यादा हो, जिसकी ताकतों का कोई तुलना नहीं किया जा सकता हो, और वैसे ही लोग के ग्रुप के लोगों को जो ताकत के मामले में मॉन्स्टर कहलाता हो। टीचर एक लंबी सी सांस लेते हुए कहता है ठीक है, मैं सब समझ गया। जो तुम्हारा अभी रिजल्ट है स्कूल के गिफ्ट क्लास में अटेंड करने से भी ज्यादा आगे है। अगर तुम्हें बेस्ट मास्टर का गाइडलाइंस मिलेगा तो तुम बहुत आगे जाओगे। मैं अभी जाकर डीन से कांटेक्ट करता हूँ और ये सब उसे बताता हूँ। लूशियन कहता है मेरे बारे में इतना सोचने के लिए आपका बहुत धन्यवाद मास्टर, लेकिन मैं अभी जिस क्लास में हूँ मेरे लिए बहुत अच्छा है। लूशियन अपने मन में सोचता है मैं अपने सपनों के जरिए बहुत ज्यादा शक्तिशाली बन सकता हूँ, मुझे अब किसी क्लास की जरूरत नहीं है। मास्टर कहता है तुम्हें उस क्लास में रहने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो। ये स्कूल तुम्हें सपोर्ट करने के लिए अपना बेस्ट देगा। अगर तुम्हें प्रैक्टिस करने में किसी तरह की कोई भी दिक्कत हो तो तुम मुझे बोल सकते हो, ये स्कूल तुम्हें सब कुछ प्रोवाइड कराएगा। लूशियन कहता है ठीक है, तब मैं आपसे 2 चीज मांगता हूँ। मैं मार्शल आर्टिस्ट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ। मैं ऐसा करता हूँ कि स्कूल मुझे इस चीज की इजाजत दे दे कि मैं कुछ ज्यादा छुट्टी कर सकूँ। ये सुनकर टीचर अपने मन में सोचने लगते हैं मुझे ऐसा लग रहा है कि इसे कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। मास्टर कहते हैं ठीक है, तुम जो चाहो कर सकते हो। मैं अभी जाके एप्लीकेशन को सबमिट कर देता हूँ। मैं इस चीज का ध्यान रखूंगा कि तुम्हें $30,000 मिल जाए और मैं तुम्हारे छुट्टियों के लिए डिक्की ऑफिस में जाके उससे बात करूंगा। तुम्हें स्कॉलरशिप मिलने में कम से कम 2 दिन का समय लग जाएगा और तुम्हें अपने समय को वेस्ट नहीं करना चाहिए। जाकर तुम्हें अपनी ट्रेनिंग को पूरा करना चाहिए। और वो एक कार्ड देते हुए कहते हैं कि मैं तुम्हें ये कार्ड एडवांस में दे रहा हूँ, जब तुम्हारे पास पैसे हो जाए तब तुम मुझे लौटा देना। ये देखकर लूशियन घबराने लगता है। वो कहता है ये तो मार्शल आर्ट का ब्लैक कार्ड है, इसमें कम से कम 100,000 तो होना ही चाहिए, इसमें तो बहुत ज्यादा पैसे हैं। उस कार्ड को लेते हुए लूशियन कहता है मास्टर जॉन आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जॉन कहते हैं तो बस तुम इसी तरह से मेहनत करते रहो, तुम जितना ज्यादा चमकोगे मेरा स्कूल उतना ही चमकेगा। चलो ठीक है, अब तुम अपने क्लास में जाओ। लूशियन कहता है मास्टर जॉन मैं आपके उस चीज के लिए फिर से धन्यवाद कहता हूँ और वो ये कहकर वहाँ से चला जाता है। अगला सीन हम एक मार्केट का देखते हैं जहाँ पर एक शॉप की एम्प्लॉय बोल रही होती है कि आप लोगों ने जिस दवा को चुना है वो बहुत ही अच्छा है। इस दवा का नाम ऑर्चाइड हर्ट है जो कि मेडिकल हॉल के द्वारा बनाया गया नया न्यूट्रिशन टॉनिक है। जब आपका हेल्थ स्टेटस 0.8 तक पहुँच जाएगा तब उस स्टेटस को आगे बढ़ाने में ये बहुत ज्यादा मदद करेगा और ये तो स्पेशलिस्ट फीमेल मार्शल आर्टिस्ट के लिए ही बनाया गया है और इसका अभी का रेट तो 30,000 रुपया है। वो कस्टमर कहती है सुनने में ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है मैं इसे ले लेती हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं कि लूशियन वहीं से जा रहा होता है। तभी वो उस कस्टमर को देखता है जो तुरंत ही वो दवा ली थी। वो औरत कह रही होती है तुमने इतनी महंगी दवा खरीदवा ली है, तुमको अब और ज्यादा ट्रेनिंग करने की जरूरत होगी ताकि तुम इस टॉनिक को अच्छी तरह से ऑब्जर्व कर सको। उसकी बेटी कहती है मॉम आप चिंता मत कीजिए, अभी जो एग्जाम होने वाला है मैं उसमें फर्स्ट रैंक जरूर लाऊंगी। ये सब सुनकर लूशियन अपने मन में सोचने लगता है इस बोतल का दाम 30,000 रुपए है। अगर मैं बिना रुके दिन रात भी मेहनत करूँ तो भी मैं इतना पैसा नहीं पुरा पाऊंगा। अगर मैं अपने पेरेंट्स से इस दवा के लिए कहूँ
हूँ तो वो लोग ज्यादा से ज्यादा मुझे बस 3000 रुपए ही दे पाएंगे। स्ट्रॉन्ग मार्शल आर्टिस्ट बहुत ज्यादा पैसे कमाते हैं और वो लोग अपने सारे पैसे को अपने न्यूट्रिशन पे खर्चे कर देते हैं और यहाँ पे गरीब घर के बच्चों के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत होता है। जैसे तुम क्वीन ही को ही ले लो, वो एक सही में जीनियस है। वो अपने टैलेंट से अपनी किस्मत को बदल सकती है, लेकिन वो मेरे बोझ को ढो रही है। हम दोनों के पास जो भी रिसोर्स है वो आपस में बांटने की जरूरत पड़ रही है, लेकिन मेरे टैलेंट तो थोड़ा भी अच्छा नहीं है। मैं एक मिड कोर्स टैलेंट से भी कम हूँ और मैं अपनी डेस्टिनी को चेंज करने के लिए ज्यादा मेहनत भी नहीं कर पा रहा हूँ। मैं अपना पूरा दिन बेकार में ही गुजार देता हूँ। तभी वहाँ पे वो 2 स्टूडेंट को जाते हुए देखता है। उसमें से एक कह रहा होता है, आज मैं गोल्ड ले जा रहा हूँ, आज मैं स्वॉर्डमैनशिप स्किल खरीदूंगा। तभी दूसरा बोलता है, तुम्हारे स्किल के साथ हम लोग और भी ज्यादा एडवांस हो जाएंगे। ये सब देखकर लूफा अपने मन में सोचने लगता है, मैंने मार्शल आर्ट की एक नई दुनिया को देखा है और फिर भी मैं जाकर हमेशा गेम को खेलता रहता था। मुझे ऐसा लगता था कि मैं हमेशा अपने पीछे वाली जिंदगी से कनेक्टेड हूँ और मैं हमेशा फिश टैंक में कैद हूँ। मैं इस दुनिया के मुश्किलों का सामना करने से डरता था। मुझे ऐसा लगता था कि मैं जब तक इस टैंक में रहूंगा मैं सेफ रहूंगा। हालांकि ये सब चीज अचानक से बदल गया है। मैं उस टैंक के सरफेस को तोड़ दिया और मैं वहाँ से बाहर आ गया। उसके बाद मैंने वास्तविक दुनिया को देखा और दोबारा से मैंने अपनी डेस्टिनी को चेंज किया। मुझे पता नहीं कि अब क्या करना चाहिए, लेकिन इस समय मैं कोई गलत डिसीजन नहीं ले सकता हूँ। तभी हम देखते हैं कि लुशियन के पूरे शरीर में अचानक से एनर्जी दौड़ने लगती है और वो अपने मन में सोचने लगता है, ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने सपने में जो बहुत सारे मॉन्स्टरों को मारा था उसकी जितनी भी मेमोरी थी वो मेरे शरीर में इंटर कर रही है। उसके बाद मैंने अपने लिमिट को ग्रो कर लिया। अब मेरे पास फिश टेक्निक है और ये टेक्निक मेरे द्वारा बनाया गया है। एक आदमी एक टेक्निक को तभी बना सकता है जब वो नेचर के बारे में अच्छी तरह से जानता हो। और आज उसी सब चीज के बारे में टीचर क्लास में बोल रहे थे और वो जाते हुए अपने मन में सोच रहा होता है, मैं फिर से मार्शल आर्टिस्ट की दुनिया में एक कदम आगे बढ़ गया हूँ। क्वीन ही, मॉम, डैड, मैं हमेशा स्ट्रॉन्ग बनता रहूंगा और उस चीज के लिए फाइट करता रहूंगा जिसे मैं चाहता हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं कि लूशियन फिर से सपने में आ जाता है और एक ज़ॉम्बीज लूशियन पे हमला कर देता है, लेकिन लूशियन अपने मार्शल आर्ट की टेक्निक से उसके हमले को रोक लेता है। एक ही पंच में उसे मार देता है। लूशियन कहता है, ये ज़ॉम्बीज जब जिंदा रहा होगा तो ये लोग जरूर एक मार्शल आर्टिस्ट रहा होगा। इसे ज़ॉम्बीज बनने के बाद भी ये कॉम्बैट टेक्निक आराम से इस्तेमाल कर ले रहा है और अभी अभी जिस ज़ॉम्बीज की मेमोरीज मेरे अंदर आई है उसके अकॉर्डिंग बेस सामने ही होनी चाहिए और ये बेस मेरे कुछ दूरी पे सामने ही होनी चाहिए, लेकिन वो बेस बहुत सारे मॉन्स्टर से घिरा होगा, लेकिन मैं तो केवल एक ही मॉन्स्टर से टकराया हूँ। ये सब कितना अजीब लग रहा है। जैसे वो आगे बढ़ता है तभी उसकी तरफ 2 ज़ॉम्बीज और आने लगते हैं। तभी लूशियन तेजी से उसकी तरफ आगे लपकता है और दोनों को मार डालता है। उसके बाद लूशियन बेस को देखते हुए कहता है, आखिरकार मैं इसके पास आ ही गया। ये बेस नंबर 1359 है और यह कहकर वो बेस की तरफ आगे बढ़ जाता है। वो जैसे ही उस बेस की दीवार के पास पहुँचता है वो देखता है कि दीवारों में क्रैक आया हुआ है। वो देखता है कि दीवार टूटा हुआ है। ये देखकर लूशियन कहता है, ये कितना बढ़िया दीवार है और इसे बेस कैसे कहा जाएगा, इसे तो एक पूरा सिटी कहा जाना चाहिए। और वो अपने मन में सोचता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जरूर कुछ अजीब है। यहाँ पे जरूर कोई ताकतवर मॉन्स्टर आया होगा जिसने यहाँ की सारी चीजों को बर्बाद कर दिया होगा। लूशियन उस दीवार पे चढ़ते हुए कहता है, ये दीवार तो 20 मीटर मोटा है। मैं तो ये सोच भी नहीं पा रहा हूँ कि यहाँ पे किस तरह का लड़ाई हुआ होगा कि इतने बड़ी दीवार को भी तोड़ दिया है और इतने अच्छे बेस को भी खत्म कर दिया है। ये बेस मार्शल आर्टिस्ट और टेक्निकल डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा आगे है। ये बेस तो मेरे दुनिया से कई गुना ज्यादा आगे है। अगर इतना पावरफुल सिविलाइजेशन मॉन्स्टर्स को नहीं रोक पाया है तो हम लोग का फ्यूचर क्या होगा। तभी लूशियन बेस के अंदर के एक मकान को देखता है और कहता है, इसका स्ट्रक्चर तो बाकी मकानों के स्ट्रक्चर से बिल्कुल अलग है। ये शायद मिलिट्री का सेंट्रल कमांड ऑफिस हो सकता है। तभी हम उस बिल्डिंग को देखते हैं। लूशियन वहाँ पे एक आदमी को देखता है और कहता है, वो क्या चीज है, ये तो बिल्कुल एक ज़ॉम्बीज की तरह लग रहा है। तभी वो ज़ॉम्बीज अपना पावर रिलीज करता है जिसे दूर खड़ा लूशियन भी घबराने लगता है और वो घबराकर जमीन पे गिर जाता है। लूशियन घबराते हुए कहता था, ये क्या था, ये तो एक शॉक वेव है, ये तो किसी तरह का साइकिक पावर है। ये किस तरह की इतनी डरावनी फोर्स थी। ये जगह कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे मैं अपने करंट एबिलिटी के साथ जा सकूं। मुझे अभी के लिए इसे छोड़ना होगा। मैं कहीं और जाकर के भी कुछ चीजों को देखता हूँ। अभी जो नीचे ज़ॉम्बीज है वे ज़ॉम्बीज इतने डरावने नहीं लग रहे हैं। और हम देखते हैं कि लूशियन जंप करते हुए वहाँ चला जाता है। लूशियन एक बिल्डिंग में घुसते हुए कहता है, यहाँ पे तो कोई ज़ॉम्बीज नहीं दिख रहा है, ये तो बस एक रेगुलर अपार्टमेंट लग रहा है। तभी वो एक चम्मच को उठाते हुए कहता है, ये लोग जरूर इस चम्मच से खाना खाते होंगे। उसके बाद यहाँ पे तबाही आ गई होगी, लेकिन यहाँ पे किसी भी दरवाजे या खिड़की पे कोई नुकसान नहीं हुआ है। क्या ये सारे इंसान किसी वायरस के कारण ज़ॉम्बीज बन गए हैं। तभी वो एक डिवाइस को देखता है और कहता है, क्या ये क्या चीज है, क्या ये अभी काम कर रहा है। ये कहकर लूशियन उस डिवाइस को एक्टिवेट कर देता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक एआई सिस्टम आ जाती है और वो कहती है, हेलो, आपका टंग हैंग टेक्नोलॉजी में स्वागत है। ये देखकर
लुशियन कहता है ये क्या चीज है, क्या ये एक होलोग्राम है? ये तो बिल्कुल एकदम असली लग रहा है। तभी लुशियन कहता है एक मिनट रुको, ये तो ठीक वैसा ही लैंग्वेज बोल रही है जैसा कि मैं बोलता हूँ। उस एआई को देखकर लुशियन अपने मन में सोच रहा होता है कि ये तो मेरे जैसा ही लैंग्वेज बोल रही है। क्या इस हाईटेक डिवाइस में ऑटो ट्रांसलेटर है जिसकी वजह से ये बिल्कुल मेरे जैसा बोल रही है? वो एआई कहती है कि मैं आई हैंड टेक्नोलॉजी का एक प्रोडक्ट हूँ और मैं एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट हूँ 16 जनरेशन का, और मेरा काम है कि मैं बेस 1359 के नेटवर्क को मैनेज करूँ। ये सुनकर लुशियन एकदम शॉक हो जाता है और कहता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, ये तो जरूर किसी तरह की फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है। तभी हमें उस एआई का नाम पता चलता है जो कि एली होता है। लुशियन कहता है एली, क्या तुम मुझे किसी तरह का लेटेस्ट खबर दे सकती हो? तभी एली कहती है श्योर, मुझे आपको खबर देने में बहुत खुशी होगी। और उसके बाद जितने भी डाटा बेस रहता है वो सब में सिविलाइजेशन के बारे में ढूंढने लगती है और वो कुछ ही देर में अपने सारा डाटा बेस को एक किताब के रूप में कन्वर्ट करके लुशियन को दे देती है, जिसमें लुशियन पढ़ता है कि बहुत सारे स्पेसशिप स्पेस में गए ताकि वो बाहर के जिंदगी के बारे में ढूंढ सके और वो ये भी देख सके कि बाहर के प्लेनेट में यहाँ की जिंदगी को बसर कर सके या नहीं। और वो देखता है कि 11,024 में लेफ्टिनेंट जनरल सैंग जो था वो 10th रैंक का मार्शल आर्टिस्ट बन गया था और उसका रैंक 472 है और ये मार्शल अलाइन वॉर का हिस्ट्री है जहाँ पे 10 रैंक के मार्शल आर्टिस्ट 13 लोग हैं। वहाँ पे वो देखता है कि सन 11,024 में सितंबर 30 को बेस नंबर 114 मॉन्स्टर के हमलों की वजह से पूरा बर्बाद हो गया और सभी डिवीजन वहाँ के सर्वाइवल को ढूंढ रहे हैं। और अभी साल 11,024 है और तारीख नवंबर 19 है। बेस नंबर 1 में अभी 24 ग्रैंड मास्टर है जो अभी मीटिंग कर रहे हैं और वो प्लान बना रहे हैं कि इन सभी चीजों से कैसे निपटा जाए। तभी लुशियन अपने मन में घबराते हुए सोचता है क्या 10 रैंक का मार्शल आर्टिस्ट? यहाँ पर तो रैंकिंग सिस्टम बिल्कुल हमारे दुनिया की तरह ही है। मैं तो अभी सोच भी नहीं सकता हूँ यहाँ का मार्शल आर्ट कितने हाई लेवल पे चला गया है। तभी लुशियन और भी बुक को पलट के देखता है। वो उस बुक में पढ़ता है कि और भी मॉन्स्टर आसमान में दरार पड़ने की वजह से नीचे आए। लुशियन एआई के जरिए कंप्यूटर में ये देख रहा होता है बहुत सारे मॉन्स्टर एक साथ बेस में आए और सारे बेस को तबाह कर दिया। ये सब देखकर लुशियन के पसीने छूटने लगते हैं। ये वर्ल्ड मार्शल आर्टिस्ट और टेक्नोलॉजी का है। यहाँ पे दोनों लोग ही बहुत ऊंचे लेवल पे पहुँच गए हैं। यहाँ पे दोनों चीज बहुत हाई लेवल पे चले गए हैं। उसके अलावा यहाँ पे 10 रैंक के पावर हाउस भी रहते हैं और यहाँ पे सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत मजबूत दीवारें भी हैं। आखिर इन लोगों ने कैसे मॉन्स्टर से फेस किया होगा? वे लोग तभी इन मॉन्स्टरों से इसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। तभी लुशियन एआई कंप्यूटर में देखता है कि ये लोग जब मॉन्स्टर को नहीं रोक पाए तो इन्होंने अपने घरों को छोड़ दिया और ये लोग किसी और प्लेनेट की खोज में स्पेस में चले गए जहाँ पर ये लोग एक सुटेबल प्लेनेट को ढूंढ सके और उसे ये लोग घर कह सके। और उसी दिन यहाँ का पूरा सिविलाइजेशन खत्म हो गया। उसके बाद यहाँ पे किसी तरह का कोई खबर नहीं आया है। लुशियन अपने मन में सोच रहा होता है हम लोग की किस्मत में जो बर्बादी लिखी हुई होती है उसे हम लोग नहीं बदल सकते हैं। ये सिविलाइजेशन बहुत ही ज्यादा एडवांस था लेकिन ये कितने दुख की बात है कि ये भी नहीं बच पाया। तभी लुशियन एक सोफे पे बैठ जाता है और कहता है एली, क्या तुम मुझे इस दुनिया की हिस्ट्री के बारे में दिखा सकती हो? एली कहती है ठीक है और वो ये कहकर अपने डाटा बेस से दुनिया की हिस्ट्री के बारे में सब कुछ निकालना शुरू कर देती है। ये सब देख करके लुशियन अपने मन में सोच रहा होता है ये सिविलाइजेशन तो वाकई में बहुत पावरफुल थी, फिर भी ये लोग उन बर्बादियों से नहीं बच पाए। ठीक है, हम लोग इन लोगों से कुछ एक्सपीरियंस ले लेंगे और आगे चल के शायद हम लोग अपनी किस्मत को बदल पाए। लुशियन डाटा बेस में पढ़ता है फर्स्ट ईयर मार्शल कैलेंडर, जिस वक्त में इस दुनिया में सारे मॉन्स्टर अपेयर हुए और बहुत सारे क्रिएचर इस दुनिया में आने लगे। ये वक्त साल 34 का था जहाँ पे फर्स्ट मार्शल आर्टिस्ट जिसके पास इनर क्यूआई था वो एशियन टाइगर किंगडम में जन्म लिया और इसी साल में द वन मार्शल अलायंस का स्थापना हुआ। तभी लुशियन घबराते हुए ध्यान से सोचता और कहता है ये तो हमारे ही दुनिया का हिस्ट्री है। तभी लुशियन अपने मन में सोचता है ओह अच्छा, ये एआई तो हम लोग के जैसा ही लैंग्वेज बोलती है और यहाँ तक कि मार्शल आर्ट का जो रैंकिंग है वो भी बिल्कुल सेम है और जो भी मैंने अभी देखा है वो कोई दूसरी दुनिया का डिस्ट्रैक्शन नहीं था बल्कि ये हमारे ही दुनिया के साथ 10,000 साल बाद होने वाला है। तभी लुशियन कहता है रुको, ये सेम नहीं हो सकता है, ये तो कोइंसिडेंस भी हो सकता है या हो सकता है कि ये कोई पैरेलल यूनिवर्स हो। तभी लुशियन खड़ा होता है और एली से कहता है एली, क्या तुम मुझे किसी नागरिक के पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बारे में बता सकती हो? तभी हम देखते हैं कि एली लुशियन नाम के डाटा को सर्च करने लगती है और वो सर्च कंप्लीट भी हो जाता है। तभी लुशियन को उसमें से अपना बायोडाटा मिलता है जिसमें लिखा हुआ होता है कि साल 257 में लुशियन का जन्म हुआ। उसे देख करके लुशियन कहता है ये तो सच में मैं हूँ और मेरे साथ क्या हुआ था, मैं बस 28 साल ही जिया और इसके अलावा मैं बस एक नॉर्मल सा नागरिक हूँ। तभी लुशियन कहता है एली, मैं तुमसे अभी कुछ और भी पूछने वाला हूँ। साल
1999 में क्या तुम लूशियन नाम को ढूंढ सकते हो? क्या तुम ऐसे पर्सन को ढूंढ सकते हो जिसका नाम लूशियन हो? तभी हम देखते हैं कि एली अपने डाटाबेस में उसे ढूंढने लगती है, लेकिन उसके डाटाबेस में कुछ नहीं मिलता है। तभी एली कहती है, यूजर्स कृपया करके आप अपना कुछ ब्लड सैंपल दे। लूशियन कहता है, मुझे रजिस्टर करने के लिए केवल अपना ब्लड सैंपल देना होगा, लेकिन मैं करूँ कैसे? क्या इसको यहाँ पे किसी तरह से स्टोर किया जाता है? तभी हम देखते हैं कि एआई अपने मुंह से उसके हाथों को काट करके उसे कुछ ब्लड निकाल लेती है और कहती है कि ब्लड सैंपल मिल गया है, अब सभी चीज एनालिसिस हो रहा है। ये सब देख करके लूशियन एकदम शर्मा रहा होता है और कहता है, क्या ये सब फ्यूचर में ऐसे ही करेंगे? तभी हम देखते हैं कि एली अजीब तरह से रिएक्ट करने लगती है। लूशियन कहता है, एली तुम्हें क्या हुआ है? तभी हम देखते हैं कि जहाँ पे एली कहती है ब्लड सैंपल पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है और ये बेस 1359 से कनेक्ट भी हो रहा है और फायर शिप प्रोजेक्ट भी पूरी तरह से तैयार हो गया है। ये सब सुनकर लूशियन कहता है, फायर शिप प्रोजेक्ट ये क्या चीज है? क्या जो लोग अर्थ को छोड़ करके किसी दूसरे प्लानेट पर गए थे, क्या ये सब उनका प्लान था? तभी हम देखते हैं कि लूशियन का पूरा बायोडाटा आ जाता है, जिसे देखकर लूशियन कहता है, मेरा प्रोफाइल अब अलग क्यों लग रहा है? क्या मेरा भविष्य चेंज हो गया है? चलो मैं चल के जरा अपने डिटेल को चेक करता हूँ। मैंने तो स्कूल में बहुत अच्छा ग्रेड लाया था। उसके बाद मैं बाह्य सिटी से ग्रेजुएट हुआ, जो कि मैं पूरे बाह्य सिटी में 23 स्थान लाया। उसके बाद मैं बाह्य सिटी के मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और मैं अपना ग्रेजुएशन पूरा करके मैं 3 साल मिलिट्री में रहा और अपने 3 साल मिलिट्री ड्यूटी के दौरान साउथ वेस्ट जोन में युद्ध शुरू हो गया था और उसी में मैं मारा गया। जब मैं मरा तो उस वक्त मैं 37 साल का था और मेरी तो शादी भी नहीं हुई थी। मेरा पोजीशन उसमें एक लेफ्टिनेंट का था। इसके अलावा उस चीज में मेरा कोई योगदान नहीं था। ये सब देख करके लूशियन एकदम से और घबराने लगता है और वो आगे कहता है, क्या ऐसा हो सकता है कि मैं अगर और भी स्ट्रॉन्ग बनता जाऊँ तो मेरा भविष्य चेंज होता जाएगा? मेरा पहला वाला प्रोजेक्ट मुझे ये दिखा रहा है कि मैं पहले कैसा था ठीक वैसा ही है, लेकिन अभी का रिकॉर्ड जो तुरंत चेंज हो गया है, लेकिन सपने की वजह से जो मेरी अचानक ताकत बढ़ी है उसके बाद मेरा प्रोफाइल एकदम से चेंज हो गया है। जहाँ तक कि इतिहास में मेरा अब भी नाम है। मैंने तो बस थोड़ा सा अचीवमेंट हासिल किया था, इसीलिए हिस्ट्री में मेरे बारे में ज्यादा नहीं है और ऐसे एडवांस डाटाबेस में मैं तो जीनियस के लायक भी नहीं हूँ। हालांकि ये 10,000 साल का जो हिस्ट्री है, यहाँ पर तो बहुत सारे काउंटलेस जीनियस पैदा हुए होंगे। तभी लूशियन अपने मन में ये सोच के खुश हो रहा होता है कि लेजेंड केवल हिस्ट्री में अपना निशान छोड़ते हैं, उसके आगे का काम उसके आने वाली पीढ़ियां देखा करती है। लेकिन यहाँ पे डाटाबेस जो मुझे अपने डाटा दिखा रही है वो पूरी तरह से परफेक्ट नहीं है। डाटाबेस में जो मेरा हेल्थ स्टेटस दिखा रहा है वो कॉलेज एग्जाम समय पर 2.01 है और कॉम्बैट स्ट्रेंथ 257 है और अभी तक तो मैंने केवल 2 ही टेक्निक का प्रैक्टिस किया है। उसके बाद तो मैं अपना रिसोर्स भी ले सकता हूँ और मेरे लिए तो और भी खुशी की ये बात है कि मैं कल्टीवेशन करके और अपने सपनों के जरिए पावर को गेन करके इन सभी रिजल्ट से मैं आगे बढ़ सकता हूँ। मैं लूशियन हूँ। मैं कैसे शहर में बस 10 रैंक ही ला सकता हूँ? मुझे तो नेशनल रैंक पे होना चाहिए। मैं अपना नाम ऐसा बनाऊंगा कि मुझे सभी लोग याद रखेंगे। मेरा भविष्य तो बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है। अगर मैं भविष्य में और भी स्ट्रॉन्ग बनता गया तब इंसानियत की किस्मत में जो डिस्ट्रक्शन है वो हट जाएगा और ये सब मैं ही हटाऊंगा। मैं सारी बाधाओं को दूर करके मैं सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनूंगा और मैं सभी को बचाऊंगा। अगला सीन हम लूशियन का देखते हैं, जो कि खाने के टेबल पे आता है। उसे देखते ही उसकी माँ पूछती है, लूशियन तुमने अपना स्कूल यूनिफॉर्म क्यों नहीं पहना है? क्या आज तुम्हारा स्कूल बंद है? लूशियन कहता है, मेरे टीचर ने कहा है कि आज से मैं अपने घर पे ही रह के स्टडी करूँ, अब मुझे स्कूल जाने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर उसकी बहन सोचती है, क्या स्कूल में सेल्फ स्टडी का भी ऑप्शन है? मैंने इसके बारे में पहले क्यों नहीं सुना है? तभी लूशियन खाना को समाप्त कर देता है और कहता है, ठीक है अब मैं जा रहा हूँ और जाकर मुझे बहुत सारी ट्रेनिंग भी करनी है। उसकी माँ बोलती है, ठीक है बेटे तुम जाओ। लूशियन को जाता हुआ देख उसकी बहन मन में सोचती है, ये तो दिन पर दिन और भी ज्यादा चेंज होता जा रहा है। अब ये पहले की तरह कमजोर और बेवकूफ नहीं रहा। अगर मैं देखूं तो ये पहले से बहुत ज्यादा मिस्टीरियस हो गया है। अगले सीन में हम देखते हैं कि लूशियन अपने कमरे में पहुंच जाता है। तभी उसका फोन रिंग करना स्टार्ट कर देता है। वो उस कॉल को रिसीव करके टीचर जॉन से बात करने लगता है। मास्टर जॉन कहते हैं, लूशियन तुम्हारा स्कॉलरशिप का पैसा आ गया है, तुम दोपहर में स्कूल और उसे ले लो। लूशियन कहता है, ठीक है मास्टर मैं आकर उसे ले लूंगा। मास्टर कहता है, लूशियन तुम आज स्कूल क्यों नहीं आए हो? हम लोग तो आज एकेडमी के शेड्यूल पे बात करने वाले थे। लूशियन कहता है, मास्टर जॉन मेरे पास अब ज्यादा टाइम नहीं है, इसलिए मैं अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ। मैं अभी आपको और ज्यादा बातें एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। तभी लूशियन अपने मन में सोचने लगता है कि मुझे ये सब के बारे में सोचने का समय नहीं है। अगर तुम ज्यादा शक्तिशाली बनोगे तो तुम किसी के निशाने पे जरूर आ जाओगे और मैं अपनी ताकत को पूरी हाई लेवल पे ले जाकर के सभी को शॉक कर
लेना चाहता हूँ। अगर मैं ऐसे दिखाऊंगा तो मुझे और भी ज्यादा रिसोर्स मिलेगा और मुझे जल्द से जल्द ताकत की ऊंची सीमाओं तक पहुँचना है। उसके बाद मुझे भविष्य को बदलने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि लूशियन अपने सपने में फिर से आ जाता है और वो एली से कहता है कि वो अपने डाटाबेस में सारे कल्टीवेशन मेथड को खोजे और मार्शल आर्ट के जितने भी नोट्स है उसके बारे में भी सर्च करे। मैं तुम्हें इसके लिए अपना परमिशन देता हूँ। एली ओके करके सारे डाटाबेस को सर्च करना शुरू कर देती है। कुछ देर में सर्च कंप्लीट हो जाता है जिसमें 4,65,000 रिजल्ट मिलता है। ये देख करके लूशियन घबराने लगता है और मन में सोचता है ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। लूशियन कहता है इन सारे रिजल्ट में ढूंढो रैंक 1 मार्शल आर्टिस्ट के लिए कौन सा टेक्निक सबसे सुटेबल होगा और वो सबसे ज्यादा पावरफुल भी होना चाहिए। एनी रिजल्ट्स को फिल्टर करना शुरू कर देती है। उन सभी को फिल्टर करने के बाद 34,000 रिजल्ट आते हैं। उन सभी में से वो सबसे पावरफुल इम्पैक्ट वाला रिजल्ट ढूंढना शुरू कर देती है जिसमें से उसे 3 ऑप्शन मिलता है। ये देख करके लूशियन के पसीने छूटने लगते हैं और वो कहता है ये लगभग 10,000 सालों में 3 बेस्ट टेक्निक है जिसका नाम स्टेलर बॉडी रिफाइनिंग टेक्निक है और इसको वांग ही ने बनाया है जो कि रैंक 11 का पावर हाउस है। दूसरा नेचुरल ब्रीथिंग टेक्निक है जिसको यांग यी जाओ ने बनाया है, ये भी रैंक 11 का ही पावर हाउस है। तीसरा क्रिस्टल विजुअलाइजेशन टेक्निक है और ये डैंग यीफेंग के द्वारा बनाया गया है और वो भी रैंक 11 का ही पावर हाउस है। ये सुनकर के लूशियन एकदम घबराने लगता है और वो अपने मन में सोचता है क्या रैंक 11? ये तीनों टेक्निक जिसने भी बनाया है उन सारे का रैंक 11 पावर हाउस है। अगर मैं अभी की बात करूँ तो अभी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल आर्टिस्ट रैंक 9 से ऊपर नहीं है। अब मेरे पास रैंक 11 के 3 पावर हाउस का लेजेसी है ये तो बहुत ज्यादा अद्भुत है। हालांकि ये फर्स्ट लेवल का ही टेक्निक है लेकिन अभी ये टेक्निक पूरी तरह से डिस्क्राइब नहीं किया गया है। ये टेक्निक सारे प्रोजेक्ट टेक्निकों से अलग है। ये देखने में ऐसा लग रहा है वन मार्शल अलायंस के पावर हाउस जो है उन लोगों ने अपने फ्यूचर को पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था और उन लोगों ने अपने फ्यूचर को बदलने के लिए कुछ भी नहीं किया है। वे लोग केवल अपनी लाइफ एसेंस को छोड़ा है ताकि दूसरे लोग इसे सीख सके और वे लोग आशा करते हैं कि कोई इस 5-6 प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करे। और लूशियन अपने मन में सोचता है कि उन लोगों ने कभी ऐसे उम्मीद भी नहीं किया होगा जो भी इस 5-6 टेक्निक को चुनेगा वो कोई भविष्य से नहीं होगा लेकिन वो पास्ट से होगा जो कि अभी से बहुत पहले समय में जिंदा है। उसके बाद हम लूशियन को देखते हैं जो प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है और वो कहता है स्टेलर बॉडी रिफाइनिंग टेक्निक है। ये इंसानों की बॉडी में एक छोटा सा यूनिवर्स बना देता है। लूशियन आगे सोचता है कि मुझे अभी कॉन्सेंट्रेट करना है और अपने माइंड को फोकस करना है। अभी मैं अपने क्यूआ और ब्लड को रिफाइन कर रहा हूँ और ये मेरे फिजिकल बॉडी को बहुत स्ट्रेंथ देगा और इसे मेरे दिल और दिमाग के हर एक सेल में पहुँचाना है और मुझे अपने हर सेल को स्टार के इनफिनाइट पावर से ट्रांसफॉर्म करना होगा और उसके बाद मेरे शरीर में जो खून बह रहा है उसे मुझे अपने शरीर के सर्च की गैलेक्सी में ट्रांसफॉर्म करना है और फिर मुझे अपने इनर बॉडी को अनगिनत स्टार फील्ड में ट्रांसफॉर्म कर देना है। इस मार्शल आर्ट टेक्निक को पूरी तरह से रिफाइन कर लेने के बाद मेरे पास बहुत ज्यादा पावर आ जाएगी और इससे मेरा डिफेंस और स्ट्रेंथ दोनों बहुत अच्छा हो जाएगा और मेरा वेंटिलिटी तो एक स्टार की तरह चमकेगा। लूशियन आगे एक्चुअली सोचने लगता है कुछ समय पहले जो वो बॉडी रिफाइनिंग टेक्निक का प्रैक्टिस कर रहा था उससे उसका बस थोड़ा सा ही इफेक्ट हुआ था लेकिन अब जो ये स्टेलर बॉडी रिफाइनिंग टेक्निक इस्तेमाल कर रहा है उसका इफेक्ट तो बहुत ही ज्यादा है और अभी केवल मैं ही हूँ जो इस टेक्निक का प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो इसके लिए मुझे इसके बारे में और भी अच्छी तरह से जानना जरूरी है। तभी वो आगे नेचुरल ब्रीथिंग टेक्निक के बारे में सोचने लगता है और उससे पहले वो स्ट्रेचिंग का प्रैक्टिस करने लगता है। हम देखते हैं कि जैसे ही वो अपना सांस छोड़ता है कि उससे आग निकलना शुरू हो जाता है और वो निकले हुए आग को फिर से अपने अंदर ले लेता है। कुछ देर बाद लूशियन अपना आँख को खोलता है और वो घबराते हुए मन में सोचता है क्या यही फायर ब्रीथिंग टेक्निक है? मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरे शरीर में एक साथ बहुत सारी आगे जल रही है, यहाँ तक कि मेरा खून भी उबाल मार रहा है और ये तो केवल अभी पहले स्टेज की ब्रीथिंग टेक्निक है। यहाँ पर तो और सारी कई ब्रीथिंग टेक्निक है जो कि अलग अलग एलिमेंट टेक्निक से आती है। ये तो सचमुच में बहुत ज्यादा अच्छा है। तभी लूशियन अगला विजुअल क्रिस्टल टेक्निक को देखता है जिसमें लिखा होता है, जिसमें लूशियन कहता है इसमें अपने माइंड को प्यूरिफाई करना होता है और इसमें ये मार्शल आर्ट का स्पिरिचुअल एक स्पिरिचुअल पावरफुल टेक्निक है। लूशियन अपने मन में सोचता है ये स्पिरिचुअल पावर कल्टीवेशन टेक्निक का मतलब क्या होता है? ठीक है, मैं इसे ट्राई करके देखता हूँ। लूशियन जैसे ही उसके प्रैक्टिस करता है, प्रैक्टिस करने के बाद जैसे उसकी आंखें खुलती है वो देखता है कि उसकी आत्मा उसके शरीर से अलग
अलग हो चुका होता है। ये देखकर वो कहता है क्या ये एक माइंड स्केप है, और वो अपने मन में सोचने लगता है कि स्पिरिचुअल पावर मार्शल आर्ट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि एक स्ट्रॉन्ग मार्शल आर्टिस्ट बिना किसी डिस्ट्रक्शन के अपने पावर को बढ़ाते रहे। अगर हम कॉम्बैट पावर की बात करें तो, या फिर शांति से कल्टीवेशन की बात करें तो, ये सब मार्शल आर्टिस्ट के विल पावर पे डिपेंड करता है, जिसके पास बहुत सारे डिजायर होते हैं। फिलहाल के लिए मैं ये सभी छोड़ देता हूँ, लेकिन मैं अभी इन सभी चीजों की प्रैक्टिस कैसे कर सकता हूँ। और हम देखते हैं कि लूशियन अपने बॉडी को छू रहा होता है और वो अपने मन में सोचने लगता है कि मुझे अभी सबके बारे में कुछ भी पता नहीं है। फिलहाल वो हार करके कहता है कि ठीक है, मैं इसके बारे में पता कर लूंगा। और वो जैसे ही अपना आँख खोलता है कि वह अपने ओरिजिनल दुनिया में होता है। वो सपने में प्रैक्टिस करने की वजह से बहुत ज्यादा थका होता है। लूशियन कहता है मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं अभी अभी सपना देख के आया हूँ। तभी हम देखते हैं कि उसके पूरे शरीर पे बहुत सारा कीचड़ लगा होता है। उसे देखकर लूशियन कहता है ये तो बहुत ज्यादा बदबू दे रहा है, क्या ये मेरा पसीना है? लगता है कि मुझे माइंड स्केप ट्रेनिंग करने की वजह से मेरे रियल बॉडी में बहुत ज्यादा इफेक्ट पहुंचा है। ये तो बहुत अच्छी बात है। और वो अपने कपड़े को उतारते हुए कहता है ठीक है, फिलहाल मैं जाके अभी नहा लेता हूँ। स्टेलर बॉडी रिफाइन टेक्निक और नेचुरल ब्रीदिंग टेक्निक, इन दोनों का इफेक्ट बहुत ज्यादा अच्छा है और इसका असल काम मेरे बॉडी से इम्प्योरिटी को बाहर निकालना है। इन सभी चीजों पे विश्वास करना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन मेरा कल्टीवेशन बहुत जल्दी इम्प्रूव हो रहा है। जब मैं स्कॉलरशिप का पैसा ले लूंगा, मैं अपने लिए कुछ टॉनिक और एलेक्सर रिफाइन करूंगा और ये एलेक्सर रेसिपी 10,000 साल पुराना भविष्य से होगा। ये केवल मेरे बॉडी को बूस्ट ही नहीं करेगा, बल्कि अभी इस वर्ल्ड की जितनी भी दवाइयाँ चल रही है उन सभी में भूकंप ला देगा। अगला सीन हम स्कूल का देखते हैं, जहाँ पे मास्टर जॉन्ग एक कार्ड देते हुए कहते हैं कम से कम तुम मुझे ये बताओ कि तुम कब कब स्कूल नहीं आने वाले हो। लूशियन उस कार्ड को लेते हुए कहता है मास्टर मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आपको परेशानी झेलनी पड़ रही है, लेकिन मैं कुछ दिनों और तक स्कूल नहीं आऊंगा। मास्टर कहते हैं ठीक है जाओ, तुम्हें जो करना है तुम करो, लेकिन हफ्ते में कम से कम एक बार जरूर आ जाना। लूशियन ठीक है कहके वहाँ से जाने लगता है। मास्टर जॉन्ग उसे देख करके कहते हैं अभी तो केवल 2 ही दिन हुए हैं, लेकिन मैं ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूँ कि मैं इसके पावर का अंदाजा भी नहीं लगा पा रहा हूँ। अगले सीन में हम लूशियन को देखते हैं जो कॉलेज से बाहर होता है। वो अपने मन में सोच रहा होता है आखिरकार अब मेरे पास कुछ पैसे हैं, मेरा जो खराब हेल्थ स्टेटस है मुझे उससे जल्द से जल्द निपटना होगा। मेरे पास फ्यूचर का मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन है, इसलिए मैं जो उसे टॉनिक बनाऊंगा उसका बहुत ज्यादा इफेक्ट होगा। और ये मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन फायर सिक्स प्रोजेक्ट में मुझे मिला है। ये मेडिसिन फर्स्ट लेवल के मार्शल आर्टिस्ट के लिए उस युग का सबसे बेस्ट मेडिसिन है। ये मेडिसिन मार्शल आर्टिस्ट का मसल्स, ब्लड स्ट्रेंथ और बोन मैरो की पावर को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम्हारे पास कितना भी बढ़िया मेडिकल डिस्क्रिप्शन क्यों ना हो, तुम्हें इसको बनाने के लिए प्रोफेशनल इक्विपमेंट जरूर होनी चाहिए। इन सभी दवा को बनाने के लिए सारे इंग्रेडिएंट को एक सटीक टेम्परेचर पे रखना होता है, ताकि इंग्रेडिएंट से जो टॉनिक बनेगा उस टॉनिक का इफेक्ट ज्यादा खराब ना हो। इसलिए मुझे प्रोफेशनल लैब का इस्तेमाल करना होगा और मेरे पास अभी इतना पैसा नहीं है कि मैं पूरा इक्विपमेंट सेट को खरीद लूं। मुझे अब मेडिकल हॉल से इक्विपमेंट को रेंट पे लेना होगा। तभी हम देखते हैं कि एक आदमी कहता है कि तुम मेरे एल्केमिक लैब को रेंट पे लेना चाहते हो, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? किसी भी मेडिकल हॉल का एल्केमिक लैब का बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ और मैं तुम्हें सबसे अपने एक्सपेंसिव लैब में ले जाऊँ, वो भी इसलिए क्योंकि तुम वहाँ जाना चाहते हो। मैं तुम्हें वहाँ कभी नहीं जाने दूंगा, तुम अभी यहाँ से जाओ। और वो ये कहकर लूशियन के मुंह पे ही दरवाजे को बंद कर देता है। लूशियन कहता है ये 7वां जगह था जहाँ पे मैंने रेंट के लिए पूछने के लिए आया था, लेकिन मैं पहले से ही जानता था कि ये सब मेरे साथ होने वाला है। ब्लड और मसल स्ट्रेंथ को बिल्ड करने के लिए जो मेडिसिन बनाने की जरूरत है उन सभी का सारा इंग्रेडिएंट्स मेरे पास है। जो ये कार्ड मास्टर जंग ने मुझे दिया था उसमें केवल 30,000 नहीं थे, बल्कि पूरा उसमें 80,000 था। हो सकता है कि मुझे ये स्पॉन्सरशिप उसी के द्वारा मिला हो और इसके अलावा मेरे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। मुझे अब इक्विपमेंट ऑनलाइन खरीदना होगा और मुझे उसी से काम चलाना होगा। तभी वो वहाँ से जाते हुए एक दुकान को देखता है और वो कहता है हाँ यहाँ पर भी तो मेडिकल हॉल है, लेकिन ये शहर के कोने में क्यों खुला हुआ है? तभी वो उस दुकान के अंदर जाता है और कहता है हेलो, शॉप
शॉपकीपर बोलता है कि तुम्हें जो कुछ भी चाहिए तुम खुद से ढूंढ लो, अब तुम उसे यहाँ ले करके आओ ताकि तुम उन सभी का पेमेंट कर सको। लुशियन कहता है मैं यहाँ पे कुछ खरीदने नहीं आया हूँ। वो दुकानदार कहता है तुम यहाँ पे किसी तरह का खेल खेलने की कोशिश मत करना और बिना पैसे दिए हुए तुम यहाँ से जाने की कोशिश भी मत करना। इस दुकान में हर जगह पे सिक्योरिटी कैमरा लगा हुआ है, तुम उसे हर जगह पे देख सकते हो। लुशियन अपने मन में सोचता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये सब सेल करने वाले लोगों का एटीट्यूड कितना भी खराब क्यों न हो, वे लोग तो अपना शो ऑफ जरूर करेंगे। अगर मैं इसे देखूं तो इसे अपने बिजनेस के बारे में थोड़ा भी चिंता नहीं है। और तभी हम देखते हैं कि वो दुकानदार मोबाइल में लड़कियों की फोटो देख रहा होता है। लुशियन अचानक से टेबल पे हाथ मारता है, ये देख करके दुकानदार भी गुस्सा करने लगता है। तभी लुशियन दुकानदार को गुस्सा करते हुए देख अपनी पावर को रिलीज करने लगता है। ये देखकर दुकानदार डर जाता है और कहता है तुम मुझसे क्या चाहते हो। लुशियन कहता है मैं तुमसे एक सवाल करना चाहता हूँ, क्या तुम्हारे मेडिकल हॉल में एक एल्केमिक लैब है? वो दुकानदार कहता है हाँ है, लेकिन तुम्हें उससे क्या? अगर हम लोग के पास नहीं भी होता तो तुमको उससे क्या मतलब है? तुम तो यहाँ पे बस एक टॉनिक खरीदने के लिए आए हो ना। लुशियन कहता है अगर तुम्हारे पास वो लैब है तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक बिजनेस है। अगले सीन में हम उन दोनों को लैब के दरवाजे के पास देखते हैं। वो दुकानदार कहता है हम दोनों ने एक डील किया है और हम दोनों उससे एग्री भी है। तुम हर एक घंटे के लिए मुझे 500 रुपए दोगे, मैं तुम्हें ये मशीन केवल 3 घंटे के लिए इस्तेमाल करने के लिए दे सकता हूँ। और वो आगे कहता है कि इसके अलावा वो इतना कहता ही है कि लुशियन कहता है मैं आगे जानता हूँ तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हें पहले पेमेंट कर दूँ। अगले सीन में हम देखते हैं कि लुशियन लैब के अंदर चला जाता है। वो दुकानदार कहता है ठीक है अब लैब में तुम अपना काम करो। हम लुशियन को देखते हैं जो लैब के लिए ड्रेस होता है उसे वो पहन लेता है और वो कहता है ठीक है चलो अब हम लोग टॉनिक बनाना शुरू करते हैं। और वो टॉनिक बनाने का पहला अटेम्प्ट लेता है। सबसे पहले वो सारे इंग्रेडिएंट्स को तैयार कर लेता है और वो एक म्यूटेंट ग्रीन लिजार्ड को लेता है और वो उसके स्किन को हटा देता है ताकि मेडिकल प्रॉपर्टी एक्टिवेट हो जाए। और उसके बाद वो उसमें न्यूट्रलाइज करता है और फिर वो उसे 35% के टेम्परेचर पे हीट देता है ताकि वो लिक्विफाइड हो जाए और वो मून स्टोन के साथ कंडेंस हो जाए। उसके बाद यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।